नमस्कार। 36 ठीक। नमस्कार, गुड इवनिंग। स्टोरी टाइम 5 मिनट जब तक बाकी के लोग ज्वाइन होते हैं। आज मुझे याद आ रही है एक कहानी जो शायद मेरे ग्रेड 3 या ग्रेड 4 के किसी किताब में थी, और वो कहानी मुझे आज तक याद है क्योंकि पता नहीं क्यों उस कहानी ने बहुत इम्पैक्ट किया हुआ है मेरे बाल मन पे भी। और वो आज तक, मतलब अब जब मैं बिल्कुल एक गार्डनर करके मानी जा रही हूँ तो वो कहानी मुझे बहुत अलग अलग रेफरेंसेस में याद आती है। सो मैं वो कहानी आपको सुनाती हूँ। एक किसान था और उसकी ज़मीन पे कई सालों से वर्षा नहीं हुई थी, तो उसके ज़मीन पे कोई बहुत अच्छा हार्वेस्ट वो नहीं ले पा रहा था, क्रॉप कोई बहुत अच्छा नहीं ले पा रहा था। वो रोज़ अपने खेत में बैठता था और दूर वो जो पहाड़ हुआ करते थे जिसके ऊपर बहुत अच्छी वर्षा होती थी उसको वो देखता था। रोज़ आकाश की तरफ देख के इंद्र भगवान से, ऐसा कहते हैं कि वर्षा देना डिपार्टमेंट जो है हमारे पुराणों में इंद्र भगवान का डिपार्टमेंट है। सो इंद्र भगवान से वो रोज़ प्रार्थना करता था कि पता नहीं क्यों आप उस पहाड़ पे तो पानी देते हो, उस पहाड़ से पानी मेरे खेतों तक आता नहीं है, और मैं हूँ कि यहाँ पर खाली बैठा रहता हूँ। रोज़ खेतों में बैठता, रोज़ सो जाता और रोज़ इंद्र भगवान को याद करता। एक दिन इंद्र भगवान उसके सपने में आए। उन्होंने कहा तू मुझे रोज़ याद करता है, इसलिए मुझे लगा कि मैं आज आके तुझसे मिलूँ और तुझसे पूछूँ कि मुझे पता है तुझे वर्षा चाहिए तेरी ज़मीन में, मैं तुझे वर्षा ज़रूर दूंगा, मगर उसके बदले में तुझे मुझे कुछ देना पड़ेगा। तो किसान ने पूछा भगवान मांगो, आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा तेरे ज़मीन के ऊपर जो भी हार्वेस्ट आएगा वो सारा मेरा होगा। अब वर्षा के मुंह में किसान ने कहा ठीक है भगवान, अगर आपकी वही कंडीशन है तो देखिए मेरी ज़मीन को वर्षा तो चाहिए, कंडीशन अगर आपकी वही है तो मैं मान जाता हूँ, और जो भी ज़मीन के ऊपर हार्वेस्ट आएगा वो सब मैं आपको दे दूँगा। किसान ने रात भर सोचा, वर्षा को आने दिया। इंद्र भगवान ने प्रॉमिस के मुताबिक अच्छी वर्षा करी, और उसके बाद में जो उसने खेत में बोया वो बोए आलू। ऐसा था कि इंद्र भगवान आ गए, जब उसका आलू की खेती पूरी हो गई इंद्र भगवान ने बोला मेरा शेयर। सो इस किसान ने आलू के सारे ऊपर के जो पत्ते हैं निकाल के इंद्र भगवान को दे दिए, और आलू का जो हार्वेस्ट है वो सब अपने लिए ले लिया। इंद्र भगवान ने कहा ये तो बहुत ही चालाक किसान है, इसको मैंने कहा था ज़मीन के ऊपर, तो उसने बिल्कुल ज़मीन के ऊपर का जो चीज़ बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, बहुत ज़्यादा एडिबल नहीं है, वो मुझे दे दिया, और जो एक्चुअल जो हार्वेस्ट था ये तो इसको मिल गया। बोला अच्छा बेटा, चल अगली बार वर्षा सिर्फ एक कंडीशन पे करूँगा कि जो ज़मीन के नीचे आएगा वो मेरा और बाकी सब तेरा। सो इस बार किसान ने खूब सारे फ्रूटिंग और लीफी वेजिटेबल्स खूब सारे लगाए जिसके जड़ों में कुछ खाना नहीं आता है, और बस किसान ने फिर से जड़ें उसको दे दी और ऊपर का सारा जो है वो ले लिया। इंद्र भगवान ने उसके विजडम की बहुत दाद दी और कहा अच्छा बेटा, इस बार मैं वर्षा करूँगा, मगर ऐसा है कि ज़मीन के ऊपर जो आया वो भी मेरा और ज़मीन के नीचे जो आएगा वो भी मेरा। अब किसान ने फिर भी कहा भगवान तो आप भगवान हो, प्रॉमिस तो आपको करना पड़ेगा, और उसी कंडीशन पे आप मुझे वर्षा दोगे तो ठीक है जी, मैं आपको ज़मीन के ऊपर का और ज़मीन के नीचे का दोनों हिस्सा दे देता हूँ। इस बार भी किसान के खेत बिल्कुल लहलहाए, और जब इंद्र भगवान आए तो किसान ने बिल्कुल ऊपर का और नीचे का हिस्सा भगवान को दे दिया। उसके बाद में इंद्र भगवान ने देखा कि इसने जो दिया इसमें तो फिर भी कोई एडिबल वैल्यू नहीं है, कोई फूड वैल्यू नहीं है, और जब इसका भंडार देखा तो इसका भंडार भरा हुआ था। तो किसान ने ऐसा क्या उगाया होगा? तब किसान ने उस समय उगाया था भुट्टा। सो उसने क्या किया, भुट्टा कहाँ आता है, ना ऊपर ना नीचे, वो आता है बीच में। सो किसान ने वो सारा भुट्टा हार्वेस्ट कर लिया, मक्का, मेज़, कॉर्न, और सारे जो ऊपर के डंठल और नीचे की जो सारी जड़ें थी वो सारी इंद्र भगवान दे दी। इंद्र भगवान बहुत खुश हो गए, और उसके बाद में उस किसान से उन्होंने कभी भी मुंह नहीं मोड़ा, और उस किसान की हरदम खेती जो है फलती रही। ये कहानी हमको ग्रेड 3 में एक कहानी के तौर पे सिखाई गई थी, एक हमारे पाठ्यक्रम में एक चैप्टर के तौर पे सिखाई गई थी, मगर इसकी सीख
आज भी मुझे एज अ गार्डनर याद इसलिए है क्योंकि ये मेरे बालमन को इस कहानी ने, इस चैप्टर ने सिखाया था कि पानी पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, एक जो क्रॉप रोटेशन का सिस्टम इस कहानी में सिखाया गया है, जब मैं वो आज एक गार्डनर करके बैठ रही हूँ और इतने सारे मेरे पिछले 10-15 साल के लर्निंग एक्सपीडिशन में मैंने अलग अलग टीचर से जब सीखा और ऑर्गेनिक सिस्टम में किस तरह से क्रॉप रोटेशन किया जाता है वो सीखा, तब मुझे ये कहानी याद आई कि ये एक छोटी सी कहानी हमारे पाठ्यक्रम में थी और इसके थ्रू कितने इम्पॉर्टेंट गार्डनिंग के, एग्रीकल्चर के, हॉर्टिकल्चर के मैसेजेस उस बाल मन में, उस एक चैप्टर ने मेरे दिमाग में डाले हैं और वो आज तक मुझे याद है। हमारा समय हो चुका है। नमस्कार, वेलकम एनरिच सॉइल एंड सोल के आज के इस एपिसोड में आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सारे गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ और जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं मैं देख रही हूँ, करीब 98 लोग हैं। हमारी ये यात्रा 104 जी, हमारी ये यात्रा जो है बहुत ही सुंदर तरीके से साथ में चल रही है और ये दिखाती है कि शायद मैं आपको कुछ मदद कर पा रही हूँ, आप जहाँ पर भी अटक रहे हैं आपके गार्डनिंग में, और आपसे भी मुझे प्रेरणा मिलती जा रही है कि ये नॉलेज शेयरिंग का जो प्लेटफॉर्म है ये मैं आपके साथ में कंटिन्यू रखूँ। इसी के साथ साथ मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ। कल माने जो 29 मई था वो दिन वर्ल्ड कंपोस्टिंग डे करके दुनिया में पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। उस सब की आप सारे अर्बन गार्डनर्स को जो भी इस पे जुड़े हुए हैं, आप सबको हार्दिक बधाई। मेरा मन था कि कल के दिन मैं आपके साथ कोई कार्यक्रम करती, मगर कल मेरे खूब सारे वेबिनार्स थे और इसकी वजह से मैं रेगुलर जो आपका समय है वो मैं आपके साथ नहीं निकाल पाई। किंतु एक और इम्पॉर्टेंट डे हमारे लिए है जो आने वाला है, जो है 5 जून। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और वो फ्राइडे है, वो शुक्रवार है, वो शनिवार नहीं है। सो मैं आपसे विनती करती हूँ कि अगर आप शनिवार के बजाय शुक्रवार को शाम को 4 बजे अगर समय निकालें तो हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इसी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम सब गार्डनर्स मिलके कोई बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, जो सबका एक कल्मिनेशन टाइप ऑफ टॉपिक होगा और उस टॉपिक में फिर से आप और मैं इस तरह से मिलके वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे साथ में मनाएंगे। अगर आपको मंजूर हो तो मैं एक आध दिन में इसकी सारी नोटिस मैं आप लोगों को भेज दूंगी जी। आज का टॉपिक है पानी। इतने सवाल, पानी बोलते ही कब डालूं, कैसे डालूं, क्यों डालूं, कितने बजे डालूं, उबला हुआ डालूं, आरओ वाटर डालूं, सॉफ्ट डालूं, हार्ड डालूं, मेरे यहाँ का पानी सलाइन है। ओह माय गुडनेस, बहुत सारे प्रश्न आप लोगों ने कुछ पूछे भी हैं, कुछ नहीं भी पूछे हैं, मगर इस जर्नी से मैं खुद गुजरी हूँ। मुझे याद है दीपक सुजदेव जी कहते थे, जब भी हम बार बार बाबा के पास सीखने जाते थे तो वो कहते थे, तुम शहरी लोग पौधों को पानी डाल डाल के मार देते हो। बहुत कंफ्यूज हो जाती थी कि पौधे को पानी चाहिए कि नहीं चाहिए, पानी से पौधा मरता है या पानी से पौधा जीवित रहता है, या उसके जीवन के लिए उसको पानी चाहिए। अर्बन गार्डनर्स को ये सारे प्रश्न पानी के बारे में आना बहुत स्वाभाविक है। चूँकि हम जो अभी 130 लोग मैं देख रही हूँ जुड़े हुए, मैं जानती हूँ कि आप बहुत अलग अलग रीजन से जुड़े होंगे, जहाँ पर किसी के यहाँ पर पानी का TDS खराब होगा, किसी के यहाँ पर पानी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा, किसी के यहाँ पर पानी एसिडिक होगा, किसी के यहाँ पर पानी सलाइन होगा, कोई समंदर के किनारे रहता होगा तो कोई रेगिस्तान में रहता होगा। बात यह है, पौधे को जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है, मगर पानी धरती में 2 तरीके से अवेलेबल होता है। एक को कहते हैं ग्राउंड वाटर और दूसरे को कहते हैं मॉइस्चर। जो पौधों को चाहिए होता है वो है मॉइस्चर। पहली बार जब मैंने ये सेंटेंस सुना था दीपक सुजदेव जी से और मेरे 1-2 और टीचर से, प्लांट्स डू नॉट नीड वाटर, मैं बहुत भौचक्की रह गई थी कि प्लांट्स को पानी नहीं चाहिए मतलब क्या है। प्लांट्स को वेटनेस नहीं चाहिए, प्लांट्स को सिर्फ मॉइस्चर चाहिए। ब्यूटी यह है कि ये मॉइस्चर प्लांट्स के रूट जोन में रहना चाहिए।
पौधे के पास ये पानी कहाँ चाहिए। एक तो पौधे को जीवित रहने के लिए पानी चाहिए, मगर वो पानी मॉइस्चर के फॉर्म में चाहिए, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, ये जो मॉइस्चर है ये कहाँ होना चाहिए, पौधे की जड़ें जहाँ पर है उसके रूट जोन में ये मॉइस्चर होना चाहिए, तभी जाके पौधा अपना काम, अपनी जो जीवन की प्रक्रिया है वो बहुत अच्छे से कर सकता है। ये बिल्कुल अंडरलाइन है। अब यहाँ से थोड़ी हम एक वर्चुअल यात्रा करते हैं और हम थोड़ा इमेजिन करते हैं कि हमारे जो रेगिस्तान हैं वहाँ पर भी पौधे होते हैं, वहाँ पर तो रेत है, उसमें पानी टिकता नहीं है। रेगिस्तान में बरसात नहीं होती है क्या? होती है। रेगिस्तान में बरसात होती है, वो चाहे थार डेजर्ट्स हो या चाहे हमारे लद्दाख के डेजर्ट्स हो, थोड़ी बहुत क्यों ना हो बरसात होती है। मगर अगर वो थोड़ी बहुत बरसात जो केरल की मिट्टी पकड़ पाती है, वो रेगिस्तान की मिट्टी उसको पकड़ नहीं पाती। वो चाहे कोल्ड डेजर्ट हो, लद्दाख की मिट्टी हो, या चाहे वो राजस्थान की मिट्टी हो, वो रेतीली मिट्टी है तो वो उस पानी को पकड़ नहीं पाती। मगर क्या रेगिस्तान में पौधे नहीं होते? रेगिस्तान में पौधे होते हैं। जितने भी हमारे अर्बन गार्डनर्स के घरों में जितने भी कैक्टस या सक्युलेंट टाइप की वैरायटी है, वो ये कहते हैं कि सारे ऐसे डेजर्ट लैंड के पौधे हैं। ठीक है। अब अगर वहाँ पर पानी रुकता नहीं है और पौधे को पानी चाहिए है, सो कैसे पानी ये पौधा जो भी कैक्टस है या सक्युलेंट है रेगिस्तान में लेता है, ये एक प्रश्न है। इस प्रश्न को मैं यहीं पर रोक रही हूँ। हम दूसरा उसका एक्सट्रीम देखते हैं कुदरत का। आप लोगों को पता होगा सुंदरबंस जो अपने वेस्ट बंगाल में है, बांग्लादेश वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है, वो दुनिया का सिंगल मोस्ट वेटलैंड इकोसिस्टम है। सिंगल मोस्ट, दुनिया का लार्जेस्ट वेटलैंड इकोसिस्टम हमारे देश में है, जिसको हम सुंदरबंस कहते हैं। सो वो सुंदरबंस में आपको पता होगा, याद होगा, आप लोग कई लोग उधर से भी जुड़े होंगे, बंगाल साइड से भी जुड़े होंगे, और कई लोग आपने विज़िट किया होगा, तो बिल्कुल वो 3 नदियों के डेल्टा में ये एक ज़मीन का टुकड़ा है जो मार्शी लैंड है। और वहाँ पर सुंदरी नाम के जो ट्री हुआ करते थे, उसकी वजह से उसका नाम पड़ा हुआ है सुंदरबन। और उन ट्री ऐसे मुंबई में भी मैनग्रूव्स हैं, छोटे छोटे मैनग्रूव्स हैं, मुंबई के कोस्ट में भी है, सी बीचेस में भी है। सो ये जो मैनग्रूव्स हैं ये बिल्कुल पानी में ही, जहाँ पे बिल्कुल सैचुरेटेड सॉइल हो वहाँ पर ही ये मैनग्रूव्स पैदा होते हैं, वहीं पर ये रहते हैं और वहीं पर टिकते हैं। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि अगर इसके जड़ों में पानी है तो पौधा नहीं होता है? एक है कि जिसके पास पानी नहीं है तहाँ वहाँ पर भी पौधा होता है। एक है मार्शी लैंड का दूसरा एग्जाम्पल कि जहाँ पर बिल्कुल जड़ों में पानी ही पानी भरा हुआ है, मार्शी है, बिल्कुल जो वेटलैंड्स हैं उसमें भी पौधे होते हैं। तीसरा उदाहरण मैं आपको दूंगी, समंदर का किनारा। ये जो सुंदरबंस है ये 3 नदियों का डेल्टा है ना। तीसरा मैं आपको जहाँ पर मोस्ट सलाइन वाटर होता है, मोस्ट बिल्कुल सॉल्टेड नमकीन पानी होता है, क्या वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते? समंदर के किनारे में भी पेड़ पौधे होते हैं। नारियल का जो पेड़ है वो ऐसे ही सैलिनिटी वाले वाटर में ही नारियल का पेड़ होता है। सो मेरे कहने का अर्थ ये है, पानी की क्वालिटी और क्वांटिटी चाहे जैसी हो, हर जगह पर पौधा होता है अगर वो पानी प्लांट के रूट जोन में अवेलेबल रहता है। ये एक बॉटम लाइन है। सो अभी आप अगर कभी देखेंगे कैक्टस, कभी भी अगर आप रेगिस्तान का सफ़र करें तो आप जहाँ पर भी आपको कैक्टस उगा हुआ दिखता है, वहाँ पर किसी एक छोटी सी डंडी से आप उसके जड़ों के पास थोड़ा अगर खुरच कर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे सिर्फ रेत नहीं है, रेत में मिला हुआ कुछ भुरभुरा काला काला पदार्थ भी आपको दिख रहा है। यही चीज़ अगर आप सुंदरबंस में जाके, सुंदरबंस में उतना आपको नहीं मिलेगा, आपका अगर वो डीप ये नहीं मिलेगा, मगर आपको एक सुंदरबन में बहुत कैरेक्टरिस्टिक दिखेगी जो मैनग्रोव्स ट्रीज़ की कैरेक्टरिस्टिक होती है, और वो होते हैं ब्रीदिंग रूट्स।
आप पिक्चर्स में देखिएगा, गूगल कीजिएगा, ये जितने भी मार्शी लैंड्स हैं या मैनग्रोव्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी के बीच में पौधे होते हैं, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पेड़ के नीचे से ऐसे बिल्कुल कोनिकल जैसे क्या बोलते हैं उसको, ऐसे जो एक ऐसा पॉइंटेड एक जो शस्त्र होता है उस तरह से खूब सारी रूट्स ऐसी ऊपर आई हुई रहती है और उसको कहते हैं ब्रीदिंग रूट्स। सुंदरबंस में सिर्फ ये ब्रीदिंग रूट्स देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। किसी भी मैनग्रोव में ब्रीदिंग रूट्स देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। सो ब्रीदिंग रूट्स प्लांट क्यों थ्रो करता है? क्योंकि पानी से वहाँ पर भरा रहने की वजह से, उसका रूट जोन भरा रहने की वजह से वो रूट्स ब्रीद नहीं करते। अब मैंने फिर सबको कंफ्यूज कर दिया कि क्या चाहिए, पौधे को पानी चाहिए या नहीं चाहिए, रेगिस्तान में उसका वो जो काला मटेरियल है उसका संबंध क्या है और ये ब्रीदिंग रूट से उसका संबंध क्या है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अर्बन गार्डनर, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा पानी सलाइन है, मेरा पानी सॉफ्ट है, मेरा पानी एसिडिक है। जहाँ तक आपके मिट्टी में, आपके ग्रोइंग मीडियम में ऑर्गेनिक मैटर है, वो जो काला काला मैटर आपको कैक्टस के नीचे पड़ा हुआ दिखता है वो है ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक कार्बन। वो जब तक आपकी मिट्टी में है तब तक वो ऑर्गेनिक मैटर पानी को मॉइस्चर फॉर्म में पकड़ के रखने का काम करेगा, सॉइल को भुरभुरी बनाने का काम करेगा और थोड़ा बहुत ऑक्सीजन पौधों को जड़ों में देने का काम करेगा। हम थोड़ा पानी से हटके पौधे ब्रीद कैसे करते हैं, पौधों को पानी क्यों चाहिए, ये ऑक्सीजन क्यों चाहिए, इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, पौधे को जैसे हम सांस लेते हैं, हर जीवित वस्तु जो है हमारे पृथ्वी पर वो सांस लेती है, पौधा सांस लेता है। सो पौधा सांस 3 जगहों से लेता है। एक है पत्ते, जिसके पत्तों के पीछे जो छोटे छोटे लीव्स वो पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। दूसरा होता है स्टेम, स्टेम के थ्रू भी पौधा सांस लेता है। और तीसरा होता है उसकी जड़। सो सांस लेने के लिए हम सबको पता है पृथ्वी पर हमको चाहिए है ऑक्सीजन। सो जो हवा का ऑक्सीजन पौधे का स्टेम और पत्ता लेता है, जड़ जो है वो पूरी तरह से हवा का ऑक्सीजन नहीं ले पाता, क्योंकि पूरी तरह से इतनी मात्रा में हवा उसको अवेलेबल नहीं होती। इसलिए जड़ जो है पानी से, पानी क्या है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। सो पानी से पौधा ऑक्सीजन लेता है और इसीलिए पानी का उसके जड़ों के आसपास मॉइस्चर फॉर्म में रहना ज़रूरी है। ठीक है। दूसरा, जहाँ तक आपकी मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर भरपूर है, ऑर्गेनिक मैटर माने क्या, आपका कंपोस्ट हो गया, एवरीथिंग दैट वाज वंस अलाइव एंड नाउ इज डेड। जैसे मैं हरदम कहती हूँ, एवरीथिंग जो कभी जिंदा थी और अब वो मर गई है, वो सारा ऑर्गेनिक मैटर है। वो सूखे पत्ते हैं, ड्राई ट्विग्स हैं, कोई मरा हुआ जानवर है, एनीथिंग दैट इज़ डिकम्पोज्ड। सो आप कभी भी रेगिस्तान में भी जाएंगे और किसी कैक्टस के आसपास अगर आप देखेंगे तो थोड़े थोड़े पौधों के अवशेष आपको उस मिट्टी में, उस सैंडी सॉइल में मिलेंगे। वो जो पौधों के अवशेष हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो पानी को पकड़ के रखता है। सो रेगिस्तान में जब भी कभी बारिश हुई है, बाकी तो पानी, सॉइल बिल्कुल सैंडी होने की वजह से पानी पूरा नीचे ज़मीन में ग्राउंड वाटर में निकल जाता है, मगर ये जो ऑर्गेनिक मैटर उस पानी को मॉइस्चर फॉर्म में पकड़ के रखता है, उतना ही मॉइस्चर कैक्टस, सक्यूलेंट जैसे पौधों को पूरा नेक्स्ट बारिश आने तक काम में देता है, उसका पूरा लाइफ साइकिल चलता है। ठीक है। सो ऑर्गेनिक मैटर मार्शी लैंड्स में जब है, वो ऑर्गेनिक मैटर के होते हुए भी ये जो एक हाई टाइड्स और लो टाइड्स का खेल सुंदरबन में चलता रहता है, ये मार्शी लैंड्स में चलता रहता है, उसकी वजह से ऑर्गेनिक मैटर से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सैचुरेशन वहाँ पर पानी का रहता है मार्शी लैंड्स में, मैनग्रोव्स में। उसकी वजह से पौधे एडिशनल ऑक्सीजन लेने के लिए अपने कुछ रूट्स ऊपर भेजते हैं
और इसलिए वो जो रूट्स ऊपर आए हुए होते हैं, कभी आप इंटरनेट पे खोल के देखिएगा ब्रीदिंग रूट्स, इट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर। सो वो जब रूट्स ऊपर आते हैं उनको कहते ही ब्रीदिंग रूट्स हैं, ठीक है। सो पानी आपका जिस भी फॉर्म में हो, वो चाहे सलाइन हो, वो चाहे नदी का मीठा पानी हो, और या तो वो चाहे उतनी ही कम क्वांटिटी में हो जो रेगिस्तान के सैंड में रहता है, पानी पौधों को चाहिए है, मॉइस्चर फॉर्म में चाहिए है, और उसके ब्रीदिंग एज वेल एज उसके पूरे लाइफ प्रोसेस के लिए चाहिए है। जब तक आपकी मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर ठीक ठाक है, तब तक आपका पानी चाहे सलाइन वाटर हो, चाहे एसिडिक वाटर हो, चाहे क्लोरिनेटेड वाटर हो, चाहे जो भी, कोई भी चीज़ बहुत अधिक नहीं है ना। आरओ वाटर पे मैं आऊँगी बाद में, एसिडिक वाटर पे भी मैं आऊँगी बाद में, मगर जो नॉर्मल हमारे जो नल में पानी आता है, एक्चुअली अर्बन एरियाज़ में जो हमारे पास नलों में पानी आता है, हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो पानी ट्रीट होके हमारे पास आता है। वो पोर्टेबल ड्रिंकेबल पानी हमको देना ये सरकार की ड्यूटी है, और वो सरकार वो बजाती है। तो वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार पूरी करती है। तो हमारे पास जो आता है वो ड्रिंकेबल वाटर आता है। अनलेस आपके पास में अपना कोई बोर है, अपना कोई कुआं है, और वहाँ से डायरेक्ट आपके पास पानी आ रहा है जो आप पीने के लिए या पौधों के लिए यूज़ कर रहे हैं, तब तक ये जो हमारा पानी सलाइन है, हमारा पानी बहुत हार्ड है, ये सारी चीज़ें आपको मैटर नहीं करती है। इसलिए ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये आर्ग्यूमेंट्स आप भूल जाइए विथ वन कंडीशन, आपकी मिट्टी ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर रखिए। सो दैट इज़ वेयर कि जहाँ प्लांट्स को पानी चाहिए या नहीं चाहिए और कैसा चाहिए, इन सब का उत्तर ये है। पौधे को पानी चाहिए। अर्बन एरियाज़ में जो अपने घरों में ड्रिंकेबल पानी का सप्लाई सरकार दे रही है, वो आपके पौधों के लिए सूटेबल है। आप बस अपनी जो मिट्टियाँ हैं उसको ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर रखिएगा, और बाकी सारे पीएचडी के विषय वो आप थेसिस करके, पीएचडी करके एकेडमिक एनहांसमेंट के लिए यूज़ कीजिएगा, ठीक है। अब जब मैंने कहा कि उसको मॉइस्चर रूप में चाहिए पानी, अगर वहाँ पे पानी रुका रहता है तो क्या होगा? अगर जड़ों में पानी रुका रहता है, सो एक्सेप्ट दोज मैनग्रोव ट्रीज जो मैनग्रोव में ही ग्रो करने के स्पेशल स्पीसीज होती है जो इतने सैचुरेटेड पानी में रह सकती है, वो स्पीसीज अलग हैं। सो उन स्पीसीज़ के अलावा जो नॉर्मल प्लांट्स है, जो एक अर्बन गार्डनर के लिए हाउस प्लांट्स हम लगाते हैं, जब फ्रूटिंग ट्रीज लगाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स लगाते हैं, इन सब को अगर जड़ों में पानी वेटनेस की तौर पे रुका रहा, जैसा अगर हमारे कंपोस्ट में पानी रुका रहा तो वो अनेरोबिक कंडीशन करता है, लीचेट पैदा करता है। ये सारे डिस्कशन हमने अपने पहले 2 सेशंस में किए थे कंपोस्ट में। एग्जैक्टली वही इफ़ेक्ट अगर पौधों के जड़ में पानी रुका रहा तो यही इफ़ेक्ट पौधों के जड़ों में भी होता है। कंडीशंस अनएरोबिक होती है, एयर वहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाती है, इसलिए वहाँ पर जो भी माइक्रोब्स हैं आपके पौधे के जड़ों में, राइजोस्फीयर में जो बैक्टीरियाज वगैरह है जो उसको फास्फोरस और नाइट्रोजन, ये हमने पिछले किसी एपिसोड में बात करी थी, वो बैक्टीरियाज को जो ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए, वो ऑक्सीजन उनको नहीं मिलता क्योंकि वो पानी से ऑक्सीजन नहीं लेते। पौधे की जड़ पानी से ऑक्सीजन लेती है, मगर जड़ों में रहने वाले जो माइक्रोब्स हैं उनको एयर से ऑक्सीजन चाहिए होता है। और इसलिए मैं कहती हूँ कि आपकी सॉइल ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर और भुरभुरी रखिएगा। ऑर्गेनिक मैटर पानी को होल्ड करके सिर्फ मॉइस्चर रूप में रखेगा। भुरभुरी अगर सॉइल होगी तो एक्सेस वाटर ड्रेन होके चला जाएगा और उसमें एयर का खेल, एयर का प्रवेश और एयर का इंटरैक्शन, हवा का जो इंटरैक्शन है वो उसके साथ में चलता रहेगा। सो आपके यहाँ का पानी कैसा भी हो वो आपके हाथ में नहीं है। अर्बन गार्डनर्स के तौर पे अगर आपको अपने पौधों को मेंटेन करने के लिए पानी को ट्रीट करना पड़ रहा है तो मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हॉबी है। आप कर सकते हैं, इच्छा आपकी है, मगर एक कॉमन अर्बन गार्डनर को अगर मिट्टी भी करेक्ट करनी है, पानी भी करेक्ट करना है, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा लोग इस तरह से गार्डनिंग नहीं कर पाएंगे। कोई भी चीज़ लंबी तब चलती है जब वो सिंपल हो।
बिल्कुल सरल सादी, क्या सस्ता सुंदर टिकाऊ कहते हैं ना हम। सो हमारी गार्डनिंग भी, अर्बन गार्डनिंग भी सस्ती सुंदर और टिकाऊ होनी चाहिए। सो इसलिए पानी आपका चाहे जैसा हो, आप अपनी मिट्टी ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर और भुरभुरी रखिएगा, बाकी कुदरत पे छोड़ दीजिएगा, वो अपने आप जो करना है वो कर लेगी। ठीक है। अब दूसरा है आइडियल, अगर हम देखें सो पानी कैसा चाहिए, उसका पीएच कम होना चाहिए, उसका जो टीडीएस है, एग्रीकल्चर मैनुअल अगर आप कहीं का भी निकाल के देखें, या कोई भी एग्रीकल्चर वाटर के बारे में अगर एग्रीकल्चर फील्ड में आप देखें, तो वो ये कहता है एग्रीकल्चर का फील्ड कि कोई भी पानी जिसका टीडीएस 2100 से नीचे है वो सूटेबल माना जाता है, एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल माना जाता है। सो हमारे जो पीने के पानी का, अगर हम उस पानी को पी रहे हैं, सो वो तो 500, 600, 700 तक ही टीडीएस होगा, 800 तक होगा ज़्यादा से ज़्यादा। सो अगर हम उसको पी रहे हैं तो वो हमारे पौधे भी ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में विच इज़ अवेलेबल इन द मॉइस्चर फॉर्म एंड विच इज़ अवेलेबल इन द रूट जोन। ठीक है। सो पीएच, पानी का पीएच, भाई जब हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर आ रहा है, सो वो सारा पीएच वे सब मेजर होके आ रहा है। कोई सरकार आपको एसिडिक पानी पिला नहीं रही है, बहुत ज़्यादा एसिडिक पानी पिला नहीं रही है। वो कोई एक 0.2, 0.3, क्योंकि ये अलग अलग एरिया का होता है। जैसे मेरे हस्बैंड का अपब्रिंगिंग जहाँ पर हुआ है, मध्य प्रदेश के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में बैलाडीला आयरन माइंस। सो वहाँ पर जहाँ आयरन माइंस हैं, वहाँ पर आप देखिएगा पानी में कितना ज़्यादा टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स होंगे, कितना ज़्यादा हेवी होगा, कितना ज़्यादा हार्ड होगा वो पानी। सो वो भी पानी जब वहाँ के लोगों को पीने के लिए सप्लाई किया जाता था तो वो ट्रीट करके ही आता है। इसलिए अर्बन गार्डनर को बहुत ज़्यादा पानी के इतने सारे अनलेस आप बहुत प्रिसीजन गार्डनर है, कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज उगा रहे हैं और आप उसको एक एकेडमिकली फॉलो करना चाहते हैं, तब तक आपको पानी के इन सारे पैरामीटर्स के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। सो कैसा पानी है जो पौधों के बिल्कुल भी काम में आता ही नहीं है? ऐसा पानी जो आपने डाला और सर करके निकल गया, बिल्कुल पौधों की जड़ में रुका ही नहीं, जैसे सैंडी सॉइल्स, वो पौधे के किसी काम का नहीं। फिर ऐसा पानी जो आपने डाला और नीचे ही ना जाए, बस बैठा है बैठा है बैठा है रूट जोन में, ऐसा भी पानी पौधों को नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा सलाइन, समंदर का पानी, ऐसा पानी, हाउस प्लांट्स की बात कर रही हूँ मैं, हाउस प्लांट्स को नहीं चाहिए। टू सॉफ्ट, जिसका टीडीएस बिल्कुल नीचे हो, जैसे हमारा बॉइल्ड वाटर या बिल्कुल आरओ का वाटर, आरओ का वेस्ट वाटर की नहीं बात कर रही हूँ मैं, अपने आरओ का वाटर, ऐसे अपने हाउस प्लांट्स को इतना भी पूरा सारा उसका टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स निकाल के ऐसा भी पानी पौधों को नहीं चाहिए। पौधों को एसिडिक पानी भी नहीं चाहिए, पौधों को ऐसा भी पानी नहीं चाहिए कि आपने डाला और वो इवापोरेट होके निकल गया। फिर पौधों को बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी नहीं चाहिए और पौधों को बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं चाहिए। फिर कंफ्यूज कर दिया मैंने? बिल्कुल सही। इस सारे का सार ऐसा है कि आपके नल में, आपकी टंकी में जो भी पानी आता है वो पानी आप अपने पौधे को बेशक दीजिएगा, मिट्टी ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर। फिर से घूम घूम के मैं उस पर आ रही हूँ, मिट्टी ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर और भुरभुरी रखिएगा। बाकी ये सारी जो चीज़ें हैं आपको जो गवर्नमेंट दे रही है, ड्रिंकेबल वाटर दे रही है, आप उसको यूज़ करें। ठीक है। अब एक बहुत बड़ा सवाल है कि पौधों को पानी कहाँ दे, कब दे, कैसे दे, इस पे मैं आती हूँ। पौधों को पानी कहाँ दे? मुझे सुन के अभी शायद हमारे किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी कोई मैंने देखा कि शायद वो जीवामृत बना रहे थे और बहुत एक बड़े पौधे को बिल्कुल वो डाल रहे थे, तो उन्होंने वो वीडियो भेजा मुझे कि मैं अपने पौधे को इस तरह से जीवामृत बना के डाल रही हूँ। सो वो जैसे वो डाल रहे थे, मैंने बोला ये आप जीवामृत बनाया बहुत अच्छी बात है, मगर जहाँ आप डाल रहे हो वो गलत जगह है। वो कहाँ डाल रहे थे? पौधे के स्टेम के पास, ज़मीन पे लगे हुए पौधे की फ़िलहाल मैं बात कर रही हूँ। पौधे के स्टेम के पास हम अक्सर ये देखते हैं, माली हो चाहे हम हो, हम अपना पाइप लेके खड़े होते हैं और कहाँ देते हैं? बिल्कुल पौधे के पास में, जड़ में हम उसके पानी देते हैं। क्या कर रहे हैं? जो उसके स्टेम में पानी दे रहे हैं। पौधों के फीडर रूट्स पौधे के स्टेम के पास नहीं होते।
एक कॉमन सेंस सोचिएगा, अगर ये पौधा है और इसकी जड़ें अगर हम क्या कहते हैं, जड़ें फैल रही है, सो जड़ें कहाँ फैलेगी, सारे डायरेक्शंस में, नीचे भी जाएंगी और लैटरल भी जाएंगी। जड़ें किसके लिए जाती है, खाना और पानी ढूंढने के लिए जाती है। सो वो खाने वाली जो जड़ें हैं वो कहाँ है, पौधे से दूर है। जो खाना लेकर आती है, जिसको हम फीडर रूट्स कहते हैं, वो पौधे के स्टेम से दूर होती है। अब कितना दूर, पौधा अगर यहाँ जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ लगा हुआ है, तो मैं पानी मेरे कंधे के पास दूँ या मेरे कंधे से 1 फुट दूर दूँ या कंधे से मैं 10 फुट दूर दूँ। एक सिंपल सा रूल है, अगर आपके पास कोई भी ट्री, बड़ा पौधा है, तो उसकी जो कैनोपी है, वो कैनोपी का ये जो टिप है, ये जहाँ हवा में है, एग्जैक्टली उसके नीचे ही पौधे के फीडर रूट्स हैं। इसका अगर अंदाज़ा आपको देखना है, किसी दिन जब बरसात आएगी, तो हल्की बरसात जब आएगी, तो हम क्या करते हैं, बरसात आने के बाद पेड़ के पास, पेड़ के नीचे जाके खड़े हो जाते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे बरसात लगती नहीं है। सो तने के पास, पेड़ के तने के पास पानी नहीं आता, कहाँ आता है, पेड़ के कैनोपी, अम्ब्रेला की तरह, छाते की तरह, इस तरह से पानी बिल्कुल उसके कैनोपी से सीधा बाहर गिरता है। क्यों गिरता है, एग्जैक्टली वहीं पौधे की फीडर रूट्स हैं। सो आप पौधे को चाहे खाद दे, चाहे पानी दे, चाहे लिक्विड मैन्योर दे, आपको कहाँ देना है, वहाँ पर कैनोपी के नीचे देना है। और वहाँ पर बिल्कुल ताज़े जो उसके बच्चे, जो नए फीडर रूट्स वो फैला रहा है, वो वहीं पर होंगे। लेकिन जब आप फीडिंग वगैरह करते हैं, फीडिंग की मैं बताऊंगी, वहाँ से सेफर साइड के लिए उस कैनोपी से अगर आप 1 फुट अंदर से लेके बाहर तक वो पूरा रिंग अगर आप पानी देंगे, आपने अपना काम कर दिया। तो उसके जो फर्स्ट जनरेशन फीडर रूट, सेकंड जनरेशन फीडर रूट जो अभी अभी काम कर रहे हैं, वो सारे युवा, उदाहरण के तौर पे मतलब ऐसा है कि माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, वो यहाँ पर भारत में है और उनका बच्चा कमाने के लिए सपोज़ किसी दूसरे देश में गया हुआ है, वो वहाँ पर काम कर रहा है, और आप उस बच्चे को तनख्वाह ना देते हुए माँ बाप को तनख्वाह भेज रहे हैं। सो वो जो बच्चा वहाँ पे है, वो अपना लाइफ कैसे जिएगा, उदाहरण के तौर पे। सो ये जो पौधे के पास में, तने के पास में जो रूट्स हैं, ये मैच्योर्ड रूट्स हैं। जब पौधा छोटा था, नाटा था, बिल्कुल पतला स्टेम था, तब जो जनरेशन ऑफ रूट्स काम कर रही थी, वो अभी मैच्योर्ड हो चुकी है। उसकी दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच, चौथी ब्रांच, ऐसे करते 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 वो जो फीडर रूट्स हैं, वो पूरी एरियली फैली हुई है। और इसलिए जो फीडर रूट्स एक्टिव है, जो एक्चुअली पौधे तक खाना या पानी पहुंचा रही है, वहाँ पर अगर आप इफ़ेक्टिवली पानी देंगे तो आपका पौधा लहलहाएगा और लंबा चलेगा। ये हो गया पौधे को पानी कहाँ दे। अब कैसे दे, मैंने जैसे बताया, पानी ठीक कीजिए, मिट्टी ठीक कीजिएगा, और पानी जैसे बरसात आती है वैसे दीजिएगा। हम जो पाइप पकड़ के जो प्रेशर से पानी देते हैं, वैसे पानी नहीं देना है। वैसे देने से पूरा जो मिट्टी का सरफेस है वो डिस्टर्ब होता है, वहाँ पर गड्ढा होता है, वहाँ की जड़ें एक्सपोज हो जाती है। जड़ें जब आधी एक्सपोज रहती है तो उसमें ज़ख्म हो जाते हैं, उस पर से डिसीज़ के अटैक हो जाते हैं। इसलिए पौधे को पानी कैसे दें, हरदम ऐसे दें जैसे बरसात आती है। बरसात कोई एक ही जगह पे धार पकड़ के प्रेशर से नहीं आती है। जब आती है, ओले वगैरह पड़ते हैं, तो आप देखिएगा बहुत सारे पेड़ों का और पौधों का नुकसान होता है, अप्रूट हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, और वो हमको नहीं करना है। इसलिए शॉवर की तरह दे, बरसात की तरह दे। सो कहाँ दे और कैसे दे। अब है पानी कब दे। मैं जब भी कहती हूँ कि पानी रात को दे, तो बहुत सारे लोग जो बेंगलोर में है या जो कलकत्ता में है और जो पुणे में है, वो मुझे बार बार पूछते हैं कि मैम आप ऐसे क्यों कहती हो कि पानी रात में दे। देखिए, पानी कब दे, ये ना बहुत टेम्परेचर से रिलेटेड इसका उत्तर है। अगर आप किसी ठंडे इलाके में रहते हैं, ठंडे एरिया में रहते हैं, जैसे लद्दाख में रहते हैं, कश्मीर में रहते हैं, जम्मू में रहते हैं, जहाँ पर दिन का टेम्परेचर जो है 25 होता है और रात का टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे जाता है, तो आप पानी दिन में दें, ठीक है। अगर आप हॉट रीजन्स में रहते हैं, जैसे ये पूरा नॉर्थ इंडिया जहाँ पर हम रहते हैं, दिल्ली, गुड़गांव, जहाँ पे दिन का टेम्परेचर, भगवान की दुआ से कल बारिश आई है तो आज बहुत मौसम अच्छा है और इसलिए मैं आज बाहर बैठ पाई हूँ, वरना 2 दिन पहले यहाँ का टेम्परेचर
46 और 47 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था। अब उसमें जब ये बाहर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, तब अगर आप सुबह पानी दे रहे, सुबह टेम्परेचर शुरू ही हुआ 32 डिग्री से, 32 डिग्री में अगर मैं पानी देती हूँ तो क्या होगा, मिट्टी गर्म होती चली जाती है, पानी गर्म होता चला जाता है। और ये सोचिएगा, हम खाना कैसे बनाते, सब्जी कैसे बनाते हैं, सब्जी माने वही पौधा है, तो उसको पकाते कैसे हैं, पानी डाल के, पानी और हीट, इसी से हमारा फूड पकता है। सो वही चीज़ आपके पौधे के पास में भी होती है। जब बाहर इतना गर्म है, तब अगर आप उसको पानी देंगे तो उसकी जड़ें पक जाती है। उसके अलावा जब इतना आसपास का एम्बियंस इतना गर्म होता है, तब कोई भी पौधा अपना लाइफ प्रोसेस करने के मूड में नहीं होता। आप देखिएगा, जब टेम्परेचर चढ़ते हैं आपको बहुत जल्दी थकान महसूस होती है। हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि यार जल्दी काम ख़त्म करो और थोड़ा रेस्ट करो ताकि अपनी एनर्जी कॉन्जर्व हो जाए। ये पूरा लाइफ का बिल्कुल नेचुरल सिस्टम है। सो कोई भी पौधा जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सराउंडिंग में होगा तो वो कोई लाइफ प्रोसेसेस करना पसंद नहीं करता है। इसलिए वो लाइफ प्रोसेसेस सुबह जितना हो सके, जब तक उसको एक टॉलरेबल टेम्परेचर और सनलाइट मिल रहा है, तब तक वो लाइफ प्रोसेसेस करता है। और उसके बाद में वो थोड़ी अपनी एनर्जी लेवल्स जो है वो कम करने लगता है, क्योंकि जहाँ पर लाइफ प्रोसेस होती है वहाँ पर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। हम जीवित है और हमारा एक कांस्टेंट बॉडी का टेम्परेचर है, क्योंकि हमारे लाइफ की प्रोसेसेस चल रही है। सो पौधे का भी वैसा ही होता है। आप ये सोचिएगा कि जब हम दौड़ते हैं तो हम बहुत तेज़ हाँफते हैं और हमारी बॉडी इतनी गर्म होती है ना। सो लाइफ प्रोसेसेस, जब हम बहुत ज़्यादा एनर्जी का काम करते हैं, सो ब्रीदिंग, लाइफ प्रोसेसेस, ब्लड सर्कुलेशन जितनी बढ़ती है उतना हमारा टेम्परेचर बढ़ता है। वही बात सच पौधे में भी है। इसलिए, और आप देखिए, जब हम दौड़ के आते हैं, जब हमारी बॉडी बहुत गर्म होती है, तब हम आते ही पानी पीजिएगा, आप बीमार होकर डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। इसलिए हमको कहा जाता है कि जब आप बहुत मेहनत करके आते हैं, जब आप बहुत धूप से आते हैं, तो आते ही तुरंत पानी ना पिए। यही सेम एप्लीकेबल है आपके पौधों के लिए भी। इसलिए अगर आप उष्ण प्रदेशों में रहते हैं, उष्ण और ड्राई, जहाँ पर हवा में नमी नहीं है, सो ऐसे प्रदेशों में आप पौधों को पानी तब दे जब आपका दिया हुआ पानी रूट जोन में अवेलेबल रहेगा। मॉइस्चर के तौर पे वो उड़ नहीं जाएगा, वो इवेपोरेट नहीं होगा, या वो आपके पौधे को पकाएगा नहीं। इसलिए मैं कहती हूँ, अगर आप हॉट एंड ड्राई एरिया में रहते हैं तो पानी आप शाम के समय दें। अगर आप कूलर या नॉर्मल, या जैसे बॉम्बे, बेंगलोर, कलकत्ता, इनका टेम्परेचर रहता है, आपका पूरे साल भर का जो टेम्परेचर का खेल होता है वो जनरली 20 से 40 डिग्री के बीच में होता है। जो हमारे इस रीजन का टेम्परेचर का खेल है वो 0 से 47 डिग्री का रेंज है। इसलिए बहुत मैटर करता है कि हम पौधों को पानी कब दे रहे हैं। और जो ये बीच के टेम्परेचर जोन में रहते हैं, आप पानी बिल्कुल सुबह दीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि पानी दिन में 1 बार दूं या 2 बार दूं। ये ना आपके आदत की बात है। आप अपने पौधों को जिस तरह चाहे आदत डाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि उष्ण एरिया में तो सुबह मैं पानी देती नहीं हूँ, तो मेरे पास में ऑप्शन ही एक रहता है कि मैं पानी सिर्फ 1 बार दूँ और वो शाम को दूँ, क्योंकि सुबह अगर मैं दूंगी तो वो इवेपोरेट हो चला जाता है। सुबह बिल्कुल सुबह 4 बजे उठ के तो मैं पौधों को पानी दे नहीं पाती हूँ। मेरी सहूलियत है, अगर आपकी सहूलियत हो तो आप दे दें, क्योंकि पानी आपके देने के बाद कम से कम 2-2.5 घंटा वो पानी परकोलेट करने में, रूट जोन के पास स्प्रेड होने में लगता है। दूसरा, जड़ों के पास पानी तब अवेलेबल होना चाहिए जब पत्ते ने अपना खाना बनाना, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू कर दिया है। सो आप 4 बजे पानी तो देंगे, मगर सूरज निकलता है 7 बजे, तो पानी परकोलेट करके वहाँ पर आएगा। 7 बजे उसके पास पानी अवेलेबल होना चाहिए। इस तरह से आप पानी दें। अगर इतना सब आप नहीं कर सकते हैं तो मैं दिन में 1 बार पानी देती हूँ। ये मैंने अपने पौधों को आदत डाल के रखी हुई है। आप अपनी तरह से आदत डालिएगा, दिन में 2 बार थोड़ा थोड़ा पानी बिल्कुल आप दीजिएगा, कोई बात नहीं। सुबह भी थोड़ा दे दिया, दोपहर में वो सारा जो भी प्रोसेस हो गई वो ख़त्म हो गया और आपको लगता है कि पानी शाम को भी देना है। अब कैसे पहचाने
कि पौधे को पानी, क्योंकि मैंने कहा अगर पानी आप ज़्यादा दोगे तो पौधा मर जाएगा, पानी कम दोगे तो पौधा मर जाएगा। सो भाई पानी कितना दे। मैं हाल ही में किसी से मिली थी लॉकडाउन से जस्ट पहले, और उन्होंने कहा था मैं तंग आ गया जी, मैंने माली को निकाल दिया। मैंने कहा क्यों? बोला उन्होंने आधे पौधे मर गए। मैंने पूछा बेटा क्यों हो गया? बोला साहब इसमें ना पानी कम पड़ गया। बोला ठीक है चल कोई बात नहीं, मैंने इसको मोटर वोटर फिट करके दे दी। बोला चल अभी कोई पानी कम पड़ने का वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, चल तू दे। अगले 3-4 महीने हो गए, फिर भी गार्डन मर गया। फिर मैंने पूछा अब क्या हुआ? बोला पानी ज़्यादा हो गया। बोला मैंने माली को निकाल दिया। मैंने कहा शायद वो पूरी तरह से सही भी नहीं था मगर पूरी तरह से गलत भी नहीं था। पौधे को पानी कैसे चाहिए, मैं उसको बोलती हूँ फिंगर टेस्ट। आपकी ये जो पहली उंगली है, ये पहली उंगली, ये जो 2 आपके ये पोर्शंस हैं, इतनी डीप आप गमले में किसी भी मिट्टी में आप उसको इंसर्ट कीजिएगा। आपकी मिट्टी इतनी भुरभुरी होनी चाहिए कि आपकी मिट्टी आपकी उंगली जो है बिल्कुल आराम से इंसर्ट हो। उसके बाद में जब आप ये उंगली बाहर निकालते हैं, तब अगर आपके नाखून में या टिप में कुछ भी मिट्टी चिपक के बाहर आ रही है तो पौधे के जड़ में पानी है और उसको पानी नहीं चाहिए है। अगर या तो आपकी उंगली क्लीन आ रही है या आपकी उंगली अंदर जा नहीं पा रही है, माने सॉइल कॉम्पैक्ट हो गई है और बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, तब भी पौधे को पानी चाहिए। सो अगर आपकी उंगली क्लीन लेकर आ रही है तब पानी चाहिए, अगर आपकी उंगली जा ही नहीं रही है, बहुत हार्ड है, तब भी पानी चाहिए। हम क्या कहते हैं जनरली पौधे की सतह पे देखते हैं और परेशान हो जाए, हाय सूख गया, पानी चाहिए। जी नहीं, सतह पे पानी नहीं चाहिए, पानी चाहिए है गमले की बात कर रही हूँ मैं। गमले में आपका अगर 10-12 इंच का पौधा है तो जड़ें जो है पौधे की वो जनरली 2 इंच से नीचे जड़ें सारी मिलनी शुरू हो जाती है। सो उसकी जो एक्टिव जड़ें हैं जहाँ पर उसको एक्चुअली मॉइस्चर चाहिए वो कम से कम 2 इंच है। सो ये जो 1.5 से 2 इंच का ये जो मेरा ये उंगली का ये पार्ट है उसकी मैं बात कर रही हूँ। 1.5-2 इंच नीचे ज़मीन उसके मिट्टी में पानी होना चाहिए। अगर वो ड्राई है तब उसको पानी चाहिए। दूसरा, पौधे आपको बताते हैं वो बिल्कुल ऐसे एकदम झुक जाएंगे पूरा सारा ये करके इवेपोरेशन करके, और पौधे बिल्कुल पत्ता बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बाप रे बिल्कुल ये मर रहा है, ये बिल्कुल सूख गया है, तब भी पौधा ये आपको बता रहा है कि उसको पानी चाहिए। अब ये जो मैं पानी चाहिए की बात कर रही हूँ वो पानी उसके रूट में चाहिए उसकी बात कर रही हूँ। पौधे को पानी अपने अर्बन गार्डनिंग में 2 जगह पे दिया जाता है, एक है उसके रूट्स पे और दूसरा है उसके लीव्स पे। लीव्स को वॉश करना, पौधे को नहलाना बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि दिन भर की जो डस्ट हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, जो पेस्ट्स हैं, जो पोल्यूशन है, उससे पौधे के ऊपर डिपॉजिट होने की वजह से पौधे का रेस्पिरेशन रेट जो है, सांस लेने का जो रेट है वो बहुत वैरी होता है। इसलिए उस नाक को, ये जो पौधे की नाक है, इसको साफ़ रखने की बहुत ज़रूरत होती है। दूसरा, आप अगर पत्तों को शाम के समय थोड़ा मॉइस्ट रखते हैं, बहुत अच्छे से एक पानी की एक फिल्म अगर आपके पत्तों के ऊपर रहती है, सो आधे से ज़्यादा इंसेक्ट मैनेजमेंट और पेस्ट मैनेजमेंट आपका ऐसे ही हो जाता है। क्योंकि जो भी मादा कीड़ा आपके पत्ते पर अंडा देने के लिए आती है, वो भी देखिएगा जब धूप चढ़ती होती है तब वो इंसेक्ट अंडा नहीं देता है, जब धूप उतरती होती है, क्योंकि वो भी चाहती है कि जब उसका बच्चा पैदा हो तो सडनली एकदम धूप को या गर्मी को एक्सपोज ना हो, वो उसके वूम्ब में जिस कंड्यूसिव क्लाइमेट में था उतना ही कंड्यूसिव क्लाइमेट उसको कम से कम पैदा होने के कुछ समय तक मिले, इसलिए वो जनरली शाम को एग्स देती है। और तब अगर आपके पौधे पर, पत्तों पर अगर एक मॉइस्चर का लेयर हो तो कोई भी मादा, कोई भी हार्मफुल इंसेक्ट जो है वो आपके पत्तों पर अंडा नहीं देगी। सो वाटर इज़ अ वेरी क्रूशियल एलिमेंट फॉर योर प्लांट सर्वाइवल एंड एज वेल एज आपके इंसेक्ट पेस्ट डिसीज़ मैनेजमेंट। शायद ये कंटेंट्स मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। सो क्रक्स ऑफ द मैटर आज के पूरे लेक्चर का ये है कि पौधे को पानी आपके पास, आपके टंकी में, आपका शहर जिस तरह से, आपकी सरकार जिस तरह से आपको दे रही है, उस तरह वो जो पानी है वो बिल्कुल बहुत अच्छे से आप अपने पौधों को दे सकते हैं। मगर
आप अपनी मिट्टी ठीक रखें। अब आपको पता चला होगा कि मैं क्यों बार बार हर बात पे आप कुछ भी मुझे प्रॉब्लम पूछते हो और मैं आपको बोलती हूँ कि भाई मिट्टी दिखाइए, क्योंकि हवा और पानी इसके ऊपर एनर्जी डाल के उन दोनों को ठीक करने से अच्छा है कि आप अपनी मिट्टी ठीक करें। इसलिए आपकी मिट्टी हो या कंपोस्ट हो, पानी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल इस दोनों में है। इसलिए आप अगर अपनी मिट्टी ठीक करेंगे तो आपका पानी चाहे जितना सलाइन हो, अनलेस वो समंदर का पानी आपके पास में आता हो। कई बार आप देखते होंगे जहाँ पर भी आप सलाइन वाटर पौधों में डालते हैं, वहाँ पर ऊपर कुछ सफ़ेद पीली सी गुठलियाँ जम जाती हैं। कोई बात नहीं, वो जब गुठलियाँ जमती है मिट्टी की, उसको आप भुरभुरा कीजिएगा, ब्रेक करके डाल दीजिएगा और उसके ऊपर एक सूखे पत्तों का लेयर मल्चिंग करके डाल दीजिएगा। जो भी वो एक्सेस मिनरल्स हैं या एक्सेस सॉल्ट्स हैं, वो जो सॉल्ट्स हैं आपके जड़ों तक पहुंचने के बजाय वो जो ऊपर का सूखे पत्तों का मल्च है, वो मल्च उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। आप पानी बेशक डालते रहे, सो क्या होगा, ये जो ऊपर का आपका मल्च है ये एक बफर लेयर की तरह काम करेगा और आपका पानी जो भी खराबियाँ रही है आपके पानी में, वो सारी खराबियाँ आपके सीधे पौधे के जड़ों में नहीं जाएगी, वो पूरा मल्च लेयर उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो आप समझ गए, आपका पानी जैसा भी हो, अगर आपने अपनी मिट्टी ठीक रखी है और बहुत अच्छे से मल्चिंग लेयर दिया हुआ है, मल्चिंग लेयर या तो सूखे पत्तों का या तो बहुत अलग अलग टाइप के लकड़ी के बुरादे का, बहुत फाइन नहीं, थोड़ा मोटा बुरादा, या जो गन्ने का जूस होता है, वो जूस निकलने के बाद में जो गन्ने का भूसा रहता है, उस भूसे का, अगर इस तरह से आप अपने मिट्टी को मल्च रखेंगे तो आपका पानी कैसा भी हो, आप बिल्कुल आपके पौधे को वैसा ही वो पौधा ले पाएगा जैसे वो लेता है। सो पानी के लिए कब दे, मैंने बताया जो आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ का टेम्परेचर बहुत मैटर करता है। सो ये मेरे ख्याल से कंक्लूडिंग था। अब इसमें हम सवालों पे आते हैं। हाउ डज़ वन टैकल अल्कलिनिटी इन वाटर, जैसे ये मतलब अगर आपके यहाँ का पानी, इज़ आरओ वेस्ट वाटर एनी गुड, ओके। अब ये आरओ वेस्ट वाटर, इतनी बार इस पे और इतना ही आपको चर्चा मिलेगी गूगल पे, मगर मैं बताऊँ आरओ वेस्ट वाटर ऐसे कि ऐसे, अगर आप गमलों की बात कर रहे हैं तो अपने गमलों में आरओ का वेस्ट वाटर ऐसे के ऐसे नहीं डालें। आरओ वेस्ट वाटर को किस तरह से यूज़ किया जाता है पौधों में, अर्बन गार्डनिंग में किस तरह से यूज़ करना चाहिए, इसके बहुत रिसर्च चल रहे हैं, ऑर्गेनिक रिसर्च चल रहे हैं, इनऑर्गेनिक रिसर्चेस चल रहे हैं, लेकिन जब तक वो नहीं आता है, मुझे लगता है कि आरओ का वेस्ट वाटर आप गमलों में ना डालें। अगर कोई आपके घरों के आसपास नेटिव बड़े बड़े ट्रीज हैं, वृक्ष हैं, तो उन वृक्ष के दूर थोड़ा फीडर रूट के फीडर जोन के दूर अलग अलग लेवल पे एक ही जगह पे बार बार रोज आरओ का वेस्ट वाटर ना डालें, ठीक है। सो ये श्यामा जी ने पूछा था मुझे, हाउ डज़ वन टैकल अल्कलिनिटी इन वाटर, अगर आपके पीएच, सॉइल का पीएच अगर आपका ज़्यादा है तो आप उसको क्या करोगे। सॉइल का पीएच मैम हरदम थोड़ा 7 से ज़्यादा ही होता है और वो होना भी चाहिए। हम एसिडिक पानी हम पी नहीं सकते, इसलिए कभी 7.1, 7.4, 7.5 ऐसे ही पीएच का पानी हमको जनरली सप्लाई किया जाता है, मगर वो चाहे 6.5 हो, 7.5 हो, 8 हो, अगर आपकी सॉइल ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर है, सो आपकी सॉइल खुद ही एसिडिक और अल्कलाइन वाटर को नलिफाई करेगी। अगेन रिमेंबर कार्बन, जो मैंने सॉइल के मेरे लेक्चर में सेशन में आपको बोला था, कार्बन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो कार्बन जो है सूखे पत्तों का, लकड़ी के बुरादे का, ये जो कार्बन है वो पानी को भी ठीक कर देगा, पानी की अल्कलिनिटी और एसिडिटी को भी कर देगा। अरविंद कुमार जी ने पूछा हुआ है, माय एक्सपीरियंस हैज़ बीन दैट द वाटर इज किलर, आई वांट टू लर्न हाउ टू डिटेक्ट दैट प्लांट नीड्स वाटरिंग। आई थिंक अरविंद कुमार जी, मैंने अपने पूरे प्रेजेंटेशन में आपके सवाल का जवाब मैंने कवर किया है, उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। आशु सारना जी ने जालंधर से पूछा है, आई हैव सीन ऑल योर सॉइल एंड कंपोस्टिंग एपिसोड्स, यू डिस्क्राइब एवरीथिंग ब्यूटीफुली, थैंक यू। दो देर इज वन थिंग दैट इजंट क्लियर, दैट इज द नीड ऑफ जैगरी इन कंपोस्टिंग दैट यू मेंशन्ड इन एडेनियम वीडियो, व्हाट पर्पस डज जैगरी सर्व इन इट। एनी लिक्विड मैन्योर, ये लिक्विड मैन्योर पानी देने का एक जो है, दूसरा हम लिक्विड मैन्योर्स भी देते हैं। सो लिक्विड मैन्योर्स आर लाइक टॉनिक्स। हम खाना तो खा रहे हैं, मगर वो खाने के
थ्रू जो हमको प्रोटीन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए, वो सारा डाइजेशन की प्रोसेस से हमारे ब्लड में, हमारे मसल्स में आए, उसको टाइम लगता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम थोड़े हेल्थ टॉनिक्स पीते हैं। उसी तरह से लिक्विड मैन्योर जो है वो आपके प्लांट के हेल्थ टॉनिक्स हैं। वो बहुत जल्दी पौधे में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मगर वो ज़्यादा दिनों तक उसके रूट जोन में नहीं रहते। आपने अगर आपके मिट्टी में ही सब कुछ प्रावधान करके रखा हुआ है, कंपोस्ट, गोबर की खाद, जो भी ये सारी चीज़ें मिला के रखी है, तो वो चीज़ें पौधे के जड़ में रहती है और लंबे समय तक पौधा उस पैंट्री में से अपना खाना ले सकता है। मगर आपने अगर टॉनिक दिया तो वो 1-2 बार में पौधा ले लेगा और उसके बाद में वो मिट्टी में आपका वो टॉनिक रहेगा नहीं, वो पूरा बह के नीचे चला जाएगा, उसके रूट जोन से बाहर चला जाएगा। इसलिए जब आप लिक्विड मैन्योर्स देते हैं वो आपको बार बार देना पड़ता है। कहाँ दे? फीडर जोन में दे, पौधे के बिल्कुल पास में नहीं। अगर गमले में पौधा है तो गमले के रिम के अलोंग दे, चाहे पानी दे या चाहे आपका लिक्विड मैन्योर दे। पौधों को पानी देते समय हाउ टू वाटर प्लांट्स, दूरदर्शन किसान का एक बहुत डिटेल्ड वीडियो है, सो उतने माइन्यूट इसमें मैं नहीं जाऊंगी, आप देख सकते हैं। गमलों में पौधों को पानी कैसे देना है, वो नीचे का आपका जो ड्रेनेज लेयर है वो ठीक होना चाहिए। पानी देने के बाद थोड़ा बहुत पानी बहना चाहिए। 15 से 30% पानी आपके रूट जोन से बाहर निकल जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पौधा फोटोसिंथेसिस करता होता है तब जो एयर के पॉकेट्स उसकी रूट्स के आसपास रुक जाते हैं, वहाँ पर फ्रेश ऑक्सीजन का आना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आप पानी देते हैं और गमले के नीचे से वो पानी निकल जाता है तो वो जो एयर पॉकेट्स में पुरानी एयर ट्रैप्ड है वो निकल जाती है, और ये फ्रेश पानी जब आता है तो उस फ्रेश पानी का ऑक्सीजन जड़ें अपने आप में लेती है। इसलिए जब आप पानी गमलों में देते हैं तो 15 से 30% पानी का आपके गमले के बाहर निकल जाना ज़रूरी होता है। यस, उसमें लीचिंग होता है, उसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं, और इसलिए आपको बार बार उसको लिक्विड मैन्योर से रीपॉटिंग, ये जो गमलों के कंटेनर गार्डनिंग में सिखाया जाता है आपको कि किसी पौधे को साल में एक बार, किसी पौधे को 2 साल में एक बार, किसी पौधे को 3 साल में एक बार आपको रीपॉटिंग करने की ज़रूरत होती है। पौधे से निकालिएगा, उसकी जड़ें वगैरह ठीक से काटिएगा और फिर से थोड़ा उस मिट्टी को रिच कीजिएगा, और उसके बाद में वो रिच मिट्टी फिर से भर दीजिएगा और वो पौधा दोबारा उस गमले में फिर लगाइएगा। इसको कहते हैं रीपॉटिंग। उसकी इसीलिए ज़रूरत होती है 2-3 कारणों के लिए, क्योंकि आपकी सॉइल से काफ़ी सारा जो न्यूट्रिशन है वो लीच होता चला जाता है, इसलिए भी। प्रीति जैन, हाउ टू फिल्टर और मेक ग्रे वाटर टू रीयूज। आपने देखा होगा ग्रे वाटर रिसाइकलिंग वाटर, यस, मैं वो कंटेंट्स में बीच में स्नैग में भूल गई। सो आपके पौधों को आप अपने घर का जो वेस्ट वाटर है, जो सीवर से निकलता है वो ब्लैक वाटर, और वो सीवर का छोड़ के बाकी जो भी वेस्ट वाटर आपके घर से निकलता है, वो चाहे आपके सब्जी दाल चावल धोने का पानी हो, चाहे नहाया हुआ पानी हो, कपड़ा बर्तन धुला हुआ पानी हो, ये सारा पानी जो है इसको ग्रे वाटर कहते हैं, और आप उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। उसकी जो प्रोसेस मैंने अपने घर में करके रखी हुई है हमारे चैनल पर, वाटर रिच होम्स और ग्रे वाटर रिसाइकलिंग, ऐसे 2 वीडियोस आपको मिलेंगे, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं और ज़्यादा डिटेल में आपको जवाब मिल जाएगा, वरना जवाब यहाँ पर लंबा हो जाएगा। देन ग्रे वाटर को प्लांट्स में कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, पूनम झा ने पूछा है। मेरे छत पर बागवानी के एपिसोड में आपके गार्डन में ग्रे वाटर का यूज़ बताया था, प्लीज़ वाटर टॉपिक में कुछ डिटेल में बताइए। अभी अगर ग्रे वाटर पे ही 2-3 सवाल है तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, ग्रे वाटर जो है आप ज़मीन में, आपको थोड़ा ग्रे वाटर रिसाइकलिंग के लिए आपके घर के आसपास थोड़े ज़मीन की ज़रूरत है, जहाँ पर आप 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का गड्ढा कर सकें। उस गड्ढे को आपने नीचे कम से कम 6 इंच तक थोड़ी रोड़ी भरनी है, रोड़ी या कोयला या ईंटों के टुकड़े बड़े बड़े, उसके ऊपर थोड़ी आपको रेत भरनी है 3-4 इंच तक। उसके ऊपर आपने पूरा गड्ढा सूखे पत्तों से भर देना है, बायोडाइवर्स बायोमास से भरना है, और उसमें अपने पूरे घर का ग्रे वाटर छोड़ देना है। ग्रे वाटर आपके वहाँ पर छोड़ने के बाद आप देखेंगे वो सूखे पत्ते धीरे धीरे नीचे बैठते चले जाते हैं, आप उसमें बस पत्ते ऐड करते रहे। ये 2-3 महीना ये प्रोसेस चलने दे। 2-3 महीने के बाद में उस गड्ढे के ऊपर आप जो नेचुरल वाटर प्यूरिफाइंग प्लांट्स हैं, जैसे कैना हो गया,
सिंगोनियम हो गया, अम्ब्रेला पाम हो गया, स्पाइडर लिली हो गई, ये 3-4 जो पौधे हमने ट्रेडिशनली हमारे नालों के किनारे में हमको मिलते हैं, वो पौधे उस गड्ढे के ऊपर लगा दे। सो जो ग्राउंड वाटर में ये आपका ग्रे वाटर जाएगा, जो ज़मीन के अंदर जाएगा, वो भी बहुत अच्छा फिल्टर होके चला जाएगा और उस गड्ढे के आसपास जो ज़मीन के नीचे से पानी परकोलेट करेगा वो भी एकदम फिल्टर्ड वाटर जाएगा। और इन सूखे पत्तों की वजह से वो जो कार्बन है, माइक्रोब्स हैं, अर्थवर्म्स है, एंड्स है, ये सारे सूखे पत्ते जो है वो धीरे धीरे गड्ढे के आसपास फैलाना शुरू करेगी। दीमक है, ये सारे वो सूखे पत्ते ले जाके आसपास की ज़मीन में फैलाना शुरू करेगी। उससे आसपास की ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन और ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत रिच हो जाएगा। इस तरह से फिर भी डिटेल में आप उस वीडियो को देख सकते हैं। Rakhi Kapoor, does the type of water affect the plants? If certain elements are more in my tap water, will it damage my plants? Don't worry. As I said, आपके घर में जो पानी आ रहा है उसको अगर आप पी पा रहे हैं तो आपकी मिट्टी सही रखिएगा, ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर रखिएगा, ऑर्गेनिक कार्बन से भरपूर रखिएगा, वो पानी आप पौधों में डाल सकते हैं। डोंट वरी कि उसमें आपके पानी में सोडियम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सरकार आपको देगी नहीं। सोडियम टॉक्सिसिटी, एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी वाला पानी आपके पास आएगा ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आता है क्लोरीनेटेड वाटर आता है। कई बार आपके पानी में क्लोरीन ज़्यादा हो जाता है, मगर आपकी मिट्टी में अगर सूखे पत्ते बहुत सारे हैं, ऑर्गेनिक मैटर अगर बहुत सारे हैं, तो वो जो कार्बन है वो सारा क्लोरीन को संभाल लेता है। ऋतु केसरवानी, इज़ देयर एनी बेनिफिट ऑफ लिक्विड फर्टिलाइजर्स और लॉस डाइल्यूटेड और सॉलिड, विच वन शुड वी प्रीफर? ऋतु जी, मैंने जवाब दे दिया था, लिक्विड फर्टिलाइजर्स आर लाइक टॉनिक्स, उसका हरदम फ़ायदा ही होता है। ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर्स अपने घर में बनाइएगा आप, जैसे बायो एंजाइम्स हो गए, आपने उपले पानी में भिगो के आप उसको बना सकते हैं। उपले पानी में 6-7 दिन भिगो के रखिएगा और उसके बाद में फ़िल्टर करके वो पानी आप यूज़ कर लीजिएगा। कच्चा गोबर ला के 21 दिन पानी में भिगो के उसको फर्मेंट करके 22वें दिन उसको छान के आप वो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। अमृत जल, जीवामृत, ये तो सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र्स हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो इनको कैसे यूज़ करना है, कैसे डालना है? डाइल्यूट ऑलवेज, कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप बना रहे हैं हरदम उसको 10 टाइम्स वाटर डाल के डाइल्यूट करें और उसको फीडर जोन में पौधों के डाल दें। टॉनिक जैसे होते हैं, जैसे मैंने कहा, तो आपको ये बार बार डालते रहना पड़ेगा क्योंकि वो रूट जोन में रुकते नहीं हैं, वो निकल जाते हैं, तो आपको बार बार डालना पड़ेगा। हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार, जब आपका मन करे। पौधे के एक्टिव ग्रोथ के दौरान, पौधा जब सोना चाह रहा है उसकी डॉर्मेंसी में नहीं डालेंगे आप। Should we water on the mulch or under the mulch? Very interesting question. You should water over the mulch. ये सारा ही मैंने कहा कि मल्च एक बफर जोन होता है, वो सारे आपके पानी की जो भी आपको लगता है कि कमियां हैं वो सारा वो मल्च ले लेता है, इसलिए ऑलवेज ओवर द मल्च। और हमको तो एक बार मिट्टी डाली है, मल्च डाली है, उसके बाद में छेड़ना ही नहीं है, गुड़ाई भी नहीं करनी है, इसलिए आप पानी ऊपर डालेंगे। आरती नौगेन, मैम, जो भी दाल को धोने के बाद का पानी हो या चावल की मांड हो उसे प्लांट्स में डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं या डाइल्यूट करके ही यूज़ करना है? अभी मॉनसून आने वाला है, उस समय हमें वाटरिंग में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? दाल और चावल धोने का जो कच्चा पानी है आप उसको ऐसे ही डाल सकते हैं। जो ये मांड है, इस मांड को आप अच्छे से 20-30 गुना डाइल्यूट कर लीजिएगा क्योंकि ये कुक्ड स्टार्च है, और मल्च के ऊपर डाल दीजिएगा। ठीक है। मॉनसून में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपकी सॉइल भुरभुरी हो, आपके किसी भी कंटेनर में पानी रुक नहीं रहा हो, उसके नीचे के छेद क्लियर हो, और आपने सारे जो गमले हैं वो ठीक तरह से भरे हो कि चाहे जितनी तेज़ वर्षा हो वो सारी वर्षा का पानी आपके गमलों में से नीचे से निकल जाए। अगर कोई भी गमला आपको क्लॉग्ड दिख रहा है, सो मॉनसून ये बहुत सही समय है, आप उस गमले को ठीक करें, रिपॉट करें अपने पौधे को। मोहित गर्ग, at the time of watering I observed that when the excess water drains out then some minerals and nutrition also come out with water. आप वो देख नहीं सकते मगर yes लीचेट होता है। Can we avoid these minerals and nutritions to be wasted? जैसे मैंने कहा कि you have to balance,
अगर आपको पुराने एयर पॉकेट्स निकाल देने हैं, ये देखना है कि आपकी मिट्टी कहीं बीच में क्लॉग तो नहीं हो रही है, तो नीचे से जब तक पानी निकलेगा, आपका गमला तो ट्रांसपेरेंट है ही नहीं, आपको पानी रुक रहा है कि नहीं ये तभी समझ में आएगा नीचे से कितनी देर में पानी निकलता है। ऊपर आपके पानी देने के बाद 1 मिनट के अंदर पानी नीचे से निकलना चाहिए। अगर वो नहीं निकल रहा है तभी आपको पता चलेगा कि उसमें क्लॉगिंग है। सो इसलिए आपको थोड़ा बहुत पानी बाहर बहाना ज़रूरी है, उसके साथ लेकिन न्यूट्रिशन भी निकल जाता है। इफ़ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आपकी मिट्टी बहुत अच्छी है तो आप ड्रिप इरिगेशन जैसे सिस्टम में जा सकते हैं जिसमें नीचे से पानी बहने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार कई एक्सपर्ट गार्डनर्स पौधों को थोड़ा थोड़ा पानी और फ्रीक्वेंटली देते हैं, उससे भी पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, मगर ये उनको अंदाज़ा होता है कि मिट्टी की क्वालिटी क्या है, पौधे का ड्रेनेज सिस्टम क्या है, और थोड़ा पानी माने कितना, उसका रूट जोन सैचुरेट हो जाए ये कितना। जब तक आपको ये अनुभव नहीं आता है तब तक बेहतर है कि आप इस तरह से पानी बहाए हुए सिस्टम करें। अगर आप एक्सपर्ट गार्डनर है, आप अपने पौधे को, गमले को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आप ऐसे ड्रिप इरिगेशन टाइप जो होता है कि सिर्फ रूट जोन में पानी दे दे थोड़ा थोड़ा और फ्रीक्वेंटली दे, फिर वो दिन में 2 बार दे, रोज़ दे, ये जो आप अपना खुद का सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। मंजू कथुरिया, अमृत मिट्टी की तैयारी करके मैंने अमृत जल भी बनाया और डाला, लेकिन 2 दिन से बरसात हो रही है, अमृत मिट्टी काफ़ी गीली हो गई है। मैं बेंगलुरु में रहती हूँ। मंजू जी, अमृत मिट्टी को वैसे भी आपको हर हफ्ते में पलटना होता है पहले कुछ दिन। सो वो जब आप पलटेंगे तो अपने आप वो एक्सेस वाटर का सारा जो काम है वो सारा ठीक हो जाएगा। अगर आपकी अमृत मिट्टी ग्रीनिंग जोन में आई हुई है, अगर आप ग्रीनिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल चिंता ना करें, अमृत मिट्टी वो खुद ही देख लेगी बरसात आने के बाद में क्या करना है, अगर ऑलरेडी आपने उसमें सीड्स डाल दिए हैं तो। शोभा पाटिल, हेलो मैम, मैं महाराष्ट्र से शोभा पाटिल, अमृत मिट्टी की तैयारी कर रही हूँ, उसमें कितने बार अमृत जल छिड़कूँ? आप प्लीज़ मेरा वीडियो देखिए शोभा जी, अमृत मिट्टी का पूरा डिटेल वीडियो है। अंजू बाला, मेरे प्लांट्स को मिली बग ने तबाह कर दिया, जो मैं कुछ दिनों के लिए बीमार हो गई थी। अगर मिली बग ने बहुत ही ज़्यादा नुकसान किया हुआ है और आप उसको प्रिवेंट नहीं कर पाए हैं, तो आप अपने प्लांट को जहाँ पे भी मिली बग्स का अफेक्ट हुआ है उसके 2 इंच नीचे प्रून कर दे, काट दे सारे अफेक्टेड ब्रांचेस को, और वो जो अफेक्टेड ब्रांचेस है वो कहीं आपके घर से, आपके गार्डन से दूर ले जाके बिल्कुल गड्ढे में दबा दे। उसके अलावा मिलीबग किसी और पॉइजन से, नॉन पॉइजन से मरता नहीं है, और केमिकल्स मैं यूज़ करती नहीं हूँ, तो कौन से केमिकल्स उस पर काम करते हैं मुझे पता नहीं है। अंजू बाला, तनुजा सिंह, गुड आफ्टरनून, आई वॉन्ट टू नो फॉर हार्वेस्टिंग मिंट ओनली लीफ शुड बी प्लग्ड आउट टू बी कट विथ स्टेम। कुछ तो स्टेम आपको लेना ही पड़ेगा, तभी तो नई ब्रांचेस आएंगी। सो ऊपर की टेंडर स्टेम्स आपको काटती रहनी पड़ेगी, तभी वो नीचे से नई ब्रांचेस आएंगी। प्रियंका भावसार, हेलो मैम, प्रियंका फ्रॉम कच्छ। कच्छ की मिट्टी बहुत चिकनी रेतीली है, दो आई स्टार्टेड गार्डनिंग, मुझे अमृत मिट्टी बनानी है, कौन सा सीज़न अच्छा होगा उसके लिए? अभी का सीज़न अमृत मिट्टी बनाने के लिए समर का जो सीज़न है वो बहुत अच्छा है। कच्छ में अगर 1 महीना अभी और बारिश नहीं आएगी तो आप अभी भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अमृत मिट्टी का पहला 30 दिन का प्रोसेस अगर बारिश से पहले ख़त्म हो जाता है तो आगे आपकी अमृत मिट्टी बहुत नेचुरली और अच्छी बनेगी। समर एक्चुअली इज़ द राइट सीज़न फॉर अमृत मिट्टी। आप फरवरी मार्च से शुरू करें, वो 140-150 दिन आपके बरसातों से पहले ख़त्म हो जाते हैं और आपकी अमृत मिट्टी बहुत अच्छे से आपको मिल जाती है। तनुजा सिंह, कैन ड्राइड तुलसी प्लांट बी रिवाइव्ड? ये आज का टॉपिक नहीं है, और फिर भी मैं आपको बताती हूँ। ड्राइड तुलसी प्लांट को आप कट कर दे, सिर्फ नीचे का। आप पहले खरोंच के देखिए अंदर ज़रा भी अगर कहीं आपको ग्रीन दिख रहा है, सो वो ग्रीन के थोड़ा 1-2 इंच ऊपर तक आप पूरे प्लांट को प्रून कर दे। नीचे का सिर्फ 6 से 8 इंच का स्टेम रहने दे। अभी ये मौसम ऐसा है कि तुलसी रिवाइव हो जाएगी, नीचे से शूट आएंगे, मगर आपके मदर ब्रांच में थोड़ी जान बाकी रहनी चाहिए, थोड़ा ग्रीनिंग उसमें होना चाहिए। वीना झा, मैम, हाउ टू कीप किचन कॉम्पोस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम? आप देखिएगा, मैंने बहुत बार इस सवाल का जवाब दिया है, कॉम्पोस्टिंग का वीडियो एक बार देख लीजिएगा। दी अर्थ,
आपकी गिरिशा सॉइल के कंटेंट्स क्या है? मैंने शायद मेरे सॉइल के लेक्चर में ये सारा बताया है, कैक्टस सक्यूलेंट की सॉइल वगैरह सब कुछ बताया है। मैंने पुराने ऑर्गेनिक सॉइल के वीडियो में भी बताया हुआ है, आप प्लीज़ देख लें। मोहिनी गाडिया, कैन आरओ एंड एसी आउटलेट वाटर बी यूज्ड इन गार्डनिंग? शायद आरओ वाटर का मैंने बहुत लेंथ में बताया मोहिनी जी, और एसी वाटर आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। एसी का जो कंडेंस्ड वाटर बाहर आता है, यस, एसी का वाटर सेव अ लॉट ऑफ वाटर। देन ताहिरा परवेज़, हेलो मैम, क्या एसी का वाटर प्लांट्स में डाल सकते हैं? जी हाँ। मिहिर पंवार, हेलो मैम, क्या ज़्यादा बारिश होने पर प्लांट्स को कवर करने की ज़रूरत होती है या नहीं? प्लांट्स को यू मीन ग्रीन नेट, गार्डन नेट? नहीं, बारिश से गार्डन नेट लगा के आपको बारिश से बचाने की ज़रूरत नहीं है। ओले वगैरह पड़ते हैं तो ग्रीन नेट वैसे ही फट जाती है आपकी। और आपकी मिट्टी ठीक रखिएगा, पानी जो है ऊपर उसके कैनोपी पे चाहे जितना गिर रहा हो, अनलेस आप रेन फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फंगस फफूंद ये सब हो रहा है। अदरवाइज़ तो आपको पौधों को, कैनोपी को किसी ज़्यादा पानी से दिक्कत नहीं है। वो पानी वहाँ पर अगर रुक नहीं रहा होगा तो, मगर आपकी मिट्टी ठीक रखे, सो बारिश का पानी वहाँ पर इकट्ठा नहीं होना चाहिए, वो बह के निकल जाना चाहिए। आप देखिएगा ये जो बंगाल में अभी फ्लड आया है, उस फ्लड में कुछ कुछ इलाके से जो खबर आ रही है कि समंदर का पानी वहाँ पर इतने साल वहाँ पर बाढ़ आती है, मगर नदी का पानी आता है, मीठा पानी आता है, तो जब वो पानी निकल जाता है तब भी वहाँ पर एग्रीकल्चर फार्मिंग बहुत अच्छे से होता है। मगर इस बार कुछ कुछ इलाके में खारा पानी आ गया है और इसलिए लोग बहुत परेशान हैं कि अब पता नहीं कितने डेकेड्स तक वहाँ पर फार्मिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि समंदर का पूरा सॉल्ट डिपॉजिट होता है। थोड़ा पानी पी लो। जी, मिहिर पवार, ओके। वेदा सादेकर, ऑलवेज लुक फॉरवर्ड फॉर योर इंटरेस्टिंग स्टोरीज। थैंक यू वेदा। हरमोहन वासिर, नमस्कार जी। गार्डनिंग गुरुजी कुछ कोरोना के बारे में जानकारी दें अपने एक्सपीरियंस द्वारा। नहीं जी, कोरोना मेरा टॉपिक नहीं है और मेरा भगवान की दुआ से मुझे उसके ऊपर कोई एक्सपीरियंस नहीं है। खामखा तोते की जानकारी देने का फ़ायदा नहीं है। गूगल में है, काफ़ी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ रहा होगा, सो मैं माफ़ी चाहती हूँ। भारती गोयल, हेलो मैम, मेरा पुदीना हमेशा मर जाता है। प्लांट्स की कटिंग भी लगाई लेकिन कुछ बाद मर जाता है। पुदीने को मैंने पिछली बार भी बताया था, हार्वेस्ट करते रहिएगा और उसकी स्टेम छोटी रखिएगा मेन प्लांट की, तभी वो जितने नए शूट देगा उतने शूट्स आएंगे। पुदीने को पानी और धूप दोनों चाहिए हैं। आशा किंगर, can we use pigeon poo droppings in kitchen waste composting? Yes, they are very rich in phosphorus. Please use any bird poo is very rich in phosphorus. वो चाहे पिजन का हो चाहे चिकन का हो, आपके कंपोस्ट में डाल दीजिएगा, बहुत अच्छा मैन्योर है वो। कंपोस्ट में डालिएगा, डायरेक्ट मिट्टी में, डायरेक्ट गमले में मत डालना, आप पौधे ट्री के नीचे ज़मीन पे डाल सकते हैं। नवकार क्रिएशंस, मैम सॉल्ट वाला कुक्ड फूड पल्स या वेज कंपोस्ट में डालने से सॉल्ट कंटेंट सॉइल को स्पॉइल तो नहीं करेंगे? आप ड्राई मैटर अगर ठीक रखेंगे तो कोई आपके कंपोस्ट को स्पॉइल नहीं करेगा। जयपुर से मैं मैडम, पुदीना कभी नहीं लगता? ऐसा तो नहीं है मेरे ख्याल से। जयपुर के मैं कई लोगों को जानती हूँ जो बहुत अच्छे से पुदीना उगाते हैं। मैं पता करूँगी जयपुर के ऐसी क्या खासियत है, मुझे पता, पर जहाँ तक मुझे पता है फिर भी मैं आपको पता करके बताऊँगी, हो सकता है मैं गलत हूँ। पूनम झा, मैंने मिट्टी बनाने की कोशिश की है लेकिन 45 डेज उसमें जो पत्तियां डाली थी वो अभी भी गली नहीं है। कुछ गलती हुई है क्या मुझसे? कोई गलती नहीं हुई है। आपको मैंने ये कभी कहा ही नहीं कि वो पत्तियां आपकी पूरी गल जानी चाहिए। वो अमृत मिट्टी अपना काम कर रही है, आप अपना काम कीजिएगा, बिल्कुल प्रोसेस वाइज चलिएगा और अमृत मिट्टी बन जाएगी। रूपल शाह, मिट्टी के सतह पर वाइट से डॉट डॉट जमा होते हैं, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? सॉल्ट डिपॉजिट हो रहे हैं। आपका पानी जो हार्ड वाटर होगा वो सॉल्ट डिपॉजिट हो रहा है, उसको मल्च कर दें, सूखे पत्ते डाल दें अच्छे से 2-3 इंच, या लकड़ी का बुरादा, या जो मैंने अभी 2-3 चीज़ें कही, शुगर केन का भूसा, और उसके ऊपर पानी डालिएगा। और जब भी आपको एक क्रम्स दिखते हैं हाथ। रीना भारद्वाज, विच टाइम ऑफ द डे वन शुड वाटर द प्लांट्स एंड वाई? रीना जी, आई होप मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है। आशा किंगर, कैन वी यूज STP वाटर फॉर प्लांट्स? आपके घरों के गार्डन में, गमलों के गार्डन में, घरों के पास में, अनलेस आपके STP का वाटर
टेस्टेड है और सारे टेस्ट्स वो पास कर चुका है, तब तक आपने घरों में तो एसटीपी का वाटर ना यूज़ करें। जो आपके कम्युनिटी के गार्डन्स है वहाँ पर बिल्कुल यूज़ करें। पर्टिकुलरली अगर आपके पास लॉन्स हैं, लॉन्स एसटीपी वाटर में बहुत अच्छे होते हैं और वो यूज़ करें, मगर एसटीपी वाटर पूरा टेस्ट करके। और वो जो टेस्टिंग पैरामीटर्स है वो कोई भी लैब आपको वो टेस्टिंग पैरामीटर के साथ में देगी, ठीक है, उसी को आप जज कर सकते हैं। कौन था? रीना भारद्वाज, विच टाइम ऑफ द डे कैन वी यूज़ आरओ प्लांट्स? मैम टंकी का पानी बहुत गर्म हो जाता है। सीए नितेश, हाँ जी, सो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जहाँ पर हॉट और ड्राई रीजन है वहाँ पर शाम को दे। पानी थोड़ा ठंडा भी होता है, ज़मीन भी ठंडी होती है और हवा भी ठंडी होती है, तब पौधों को पानी दे। हितेश, देन हाउ टू गिव वाटर टू वाइन्स बिकॉज दे गो एवरीवेयर। सो आप शॉवर से तो दे ही सकते हैं, वाइन्स को तो थोड़ा थोड़ा आप पानी से, पाइप से या शॉवर से आप मैं तो ट्री को देती हूँ। ये जो बगल में मेरे सामने जो बड़ा ट्री है उसका भी मैं, जहाँ तक मेरा शॉवर जाता है मैं उसको पानी देती हूँ। आपकी वाइन्स अगर उससे भी ऊपर जा रही है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा, और जब मानसून आएगा तो आपकी वाइन्स वहाँ से पानी ले लेंगी। रीना भारद्वाज, मैम वेयर टू वाटर प्लांट्स इफ़ दे आर सीजनल फ्लावर्स एंड सीजनल वेजिटेबल्स? वेयर टू वाटर प्लांट्स इफ़ दे आर सीजनल? कहीं भी हो, चाहे सीजनल हो पेरेनियल हो, रीना जी, पानी तो आपको गमलों के रिम में ही देना है, ठीक है। और अगर ज़मीन पे लगे हैं तब भी उनके इर्द गिर्द पानी देना है, बिल्कुल उनके स्टेम के पास नहीं देना है। राजेश ग्रोवर जी, सूख रहे पौधे को कैसे बचाएं? साहब जी, अभी जो राजेश जी, अभी जो टेम्परेचर चल रहे हैं वो सूखते हुए पौधे को आप बचा नहीं सकते हैं। जब ये टेम्परेचर की वेव कम हो जाएगी तो आप सारे सूखे हुए जो उसके पार्ट्स हैं उसको ट्रिम कर दें और फिर नीचे से नए शूट्स आएंगे और उस तरह से आप बचा सकते हैं। अदर उस ट्रिमिंग कैसे बचाएं, आपके सवाल का जवाब है प्लांट को प्रून करें, बस उसी तरह से पौधा बचता है। अमनप्रीत कौर, आई फील इफ़ आई वाटर एट नाइट इट may destroy my fruits growing on plants. Is it so? Please clarify. मनप्रीत जी, मेरा तो अनुभव ये नहीं रहा है। As you know, I always water my plants only after sunset. सो मेरे पौधों में फ्रूटिंग वगैरह सब कुछ ठीक से होता है। आप कहाँ पे रहती हैं ये मुझे पता नहीं, किस एरिया से बोल रही हैं, मगर जैसा मैंने कहा हॉट एंड ड्राई रीजन में अगर आप हैं और ये मानसून जैसा अगर कोई आपका सीज़न है, हॉट सीज़न, तो आप उसको शाम को पानी दें। मेरे इसमें कोई अभी तक नुकसान नहीं हुआ है। रितिका दुबे, माई इवनिंग वाटर इन एनसीआर विच हैज़ बिन सिटिंग इन टैंक्स इज़ ऑल्सो हॉट, इज़ दैट हार्मफुल फॉर द प्लांट्स? रितिका जी, शाम को ये टंकी का पानी बिल्कुल थोड़ा गर्म ही होता है, मगर आपकी मिट्टी तब तक काफ़ी ठंडी हो चुकी होती है। वो मिट्टी जो 40-45 बॉईल हो रही थी दिन में, वो काफ़ी ठंडी हो चुकी होती है। सो काफ़ी सारा आपका टेम्परेचर नीचे आ चुका होता है। वरना अगर आप राह देखेंगे कि दोनों ठंडा हो जाएगा तब दूंगी, तो आपको समर में तो दिल्ली एनसीआर में आपको कोई समय ऐसा मिलेगा नहीं बीच के कुछ दिनों में जहाँ आप पानी दे सको। इसलिए यू हैव टू चूज़, यू हैव टू बैलेंस कि आपको कब पानी देना है। प्लांट्स में बहुआ पिल्लू का अटैक काफ़ी है, क्या करूं? मैं समझी नहीं लीशा जी, ये आपने भुआ पिल्लू, मैं समझी नहीं, भुआ पिल्लू माने क्या? आप अगर उसको स्पष्ट करें तो शायद हो सकता है मैं उसका जवाब दे पाऊँ। जाह्नवी दीक्षित, कितने सवाल है? ओ माय गुडनेस, काफ़ी सारे सवाल हैं, मैं एक 7-8 सवाल और लेती हूँ। Please talk about water requirement when seeds are sown, germinated and seedling stage also. Yes, it is very important जाह्नवी जी, thank you for reminding. देखिए, जब आप बीज डाल रहे हैं तब आप गीले मिट्टी में डालें, और अगर आप बीजों को भी भिगो के डाल रहे हैं तो उसके 2-3 दिन तक पानी ना दें। सिर्फ सतह पे आप स्प्रे करते रहेंगे, थोड़ा बहुत मॉइस्चर मेंटेन करेंगे तो उतना ही पानी चाहिए होता है, वरना बीज भी भीगे हैं, आपकी मिट्टी भी मॉइस्ट है, तो आप जर्मिनेशन के लिए को और पानी नहीं चाहिए होता है। जब वो सीडलिंग खड़ा हो जाता है, उसमें से निकलता है, तब जाके आपको उसमें हल्का हल्का पानी देना पड़ता है। सो माने अगर आपकी ज़मीन गीली है, सीड बेड्स गीले हैं, आपने सीड भी भिगोए हैं और वो सीड डाल के उसके ऊपर की सतह भी आपने अच्छी सी भुरभुरी कवर कर दी है, और अगर सूखे पत्तों से कवर करी है, तो आप 2-3 दिन तक भी पानी नहीं दे, तब ज़्यादा अच्छा स्प्राउटिंग होगा अगर आपने मल्चिंग कर रखा है तो।
अगर आपने मल्चिंग नहीं कर रखा है तो फिर आप थोड़ा थोड़ा 2 दिन के बाद, कम से कम 2 दिन के बाद, और आप जब सीड्स डालेंगे तो छांव में ही रखेंगे। सो जो भी आप सीड का ट्रे है वो छांव में रखेंगे। अगर आप ग्राउंड पे कर रहे हैं तो उसको थोड़ा ग्रीन नेट का एक छोटा सा ग्रीन हाउस बना दें ताकि वो गर्मी रहे, मॉइस्चर रहे और आपका स्प्राउटिंग बहुत अच्छा हो। सो 2 दिन के बाद आप थोड़ा स्प्रे से ऊपर की सतह को आप उसको मॉइस्ट कर सकते हैं, और बाकी आपको और ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। मैम प्लीज़ टेल अबाउट वाटरिंग टू सक्यूलेंट्स। सक्यूलेंट्स को डॉर्मेंसी में पानी आपको बिल्कुल 10, 12, 15 दिनों में देना है। आपको लगेगा कि वो सो रहा है, वो मर रहा है, उसके पत्ते गिर रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो सोने जा रहा है, वो बच्चा सोने जा रहा है। जब सोने जा रहा है तो उसको आप उठा के जगह जगह के उसके मुंह में खाना डालने का पॉइंट नहीं होता। सो सक्यूलेंट्स को इस दिल्ली एनसीआर के वेदर में, इस वेदर में और डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, दैट इज समर टाइम। सो उस समय आप 10-10, 15-15 दिन भी पानी ना दे, जब दे तो स्प्रेइंग से दे, स्प्रेयर से दे, और पत्तों के ऊपर या स्टेम के ऊपर बहुत ज़्यादा पानी ना गिरने दे। बिल्कुल साइड से, वो स्प्रेयर एडजस्ट होता है बॉटल का, उसकी आप धार उसकी पतली करें और उसके पौधे के साइड में थोड़ा दूर पानी दे, बस थोड़ी नमी बनाए रखनी है फॉर दैट प्लांट टू सस्टेन एंड सर्वाइव। वो प्लांट को पानी नहीं चाहिए, वो अपना लाइफ प्रोसेस नहीं कर रहा है, इसलिए समर में बिल्कुल पानी उसको रोक दे, कम दे, ज़्यादा इंटरवल में दे और स्प्रेयर से दे। जब वो डॉर्मेंसी से बाहर आएगा तब आप उसका रेगुलर वाटरिंग शुरू कर सकते हैं। वाटरिंग टू सक्यूलेंट्स, कृष्णम क्रिएशंस। मैम नमस्कार, क्या गुलाब में भी शाम को शॉवर करना चाहिए? देखिए जी, मैंने किसी पौधे में कैटेगराइज नहीं किया, मैं सारे पौधों को गर्मी में शाम को पानी देती हूँ। शिमाली खुल्लर, मैम नमस्ते, मेरे समर वेजिटेबल्स की वाइन सूख गई है, क्या रीज़न हो सकता है? शिमाली जी, आप कौन से रीजन से बोल रही हैं मुझे पता नहीं है, पर अगर इस समर में अगर सूख रही है तो उसका हीट, ये एक ही रीज़न हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर अभी पिछले हफ्ते में था, तो कोई बात नहीं, कुदरत है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। जो सूख रही है उसको आप थोड़ा थोड़ा करके काटते रहें, मेन स्टेम को ज़िंदा रखें और उसकी लैटरल ब्रांचिंग, आपका अगर बाकी पूरा प्रावधान अच्छा है तो जैसे ही थोड़ा मौसम ठंडा हो जाएगा उस प्लांट की लैटरल ब्रांचिंग शुरू हो जाएगी। मोहिनी गाड़िया, इफ़ यू गिव बाथ टू प्लांट्स इट अफेक्ट्स फ्लावर्स विच फॉल डाउन एंड फ्रूटिंग मे नॉट बी देयर। इतने ना थेरेटिकल सवालों के जवाब मोहिनी जी मैं नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मैं 10 साल हो गए हैं और मैं शाम को ही मेरे पौधों को नहलाती हूँ। जो फूल का लाइफ ख़त्म हो गया है वो गिरेगा, और जब मैं पानी दे रही हूँ मैं कोई प्रेशर से नहीं दे रही हूँ। मेरे सिट्रस प्लांट्स हैं, मेरा गुआवा है, ये मेरे गुआवा एक ज़मीन में यहाँ बगल में खड़ा है और मेरे छत पे मेरे को यहाँ से दिख रहा है, गुआवा भी है और मेरा ड्रमस्टिक भी है छत पर। उन सबको भी मैं बिल्कुल हल्का हल्का प्यार से नहलाती हूँ। आपका बच्चा है, आप उसको अगर झट से पानी देंगे कि उसका बिल्कुल फूल गिर जाए तो भाई आपका थोड़ा प्रोसेस ठीक कीजिएगा, वरना जो हल्का हल्का आपको शॉवर करना है, पत्ते धोने के जैसा करना है, उससे मेरे अनुभव में अभी तक कोई फ्लावरिंग या फ्रूटिंग में कोई उसका इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। ये मारवाड़ी छोरा, मैं आपसे ना रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोगों की आईडी आप ठीक से रखें तो मुझे भी आपको एड्रेस करने में हिचकिचाहट नहीं होगी और आपके सवाल लेने में भी मेरा जो दिमाग है वो उस तरफ नहीं जाएगा। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप अपने सरल सादे शब्दों में अपना नाम लिखें, वो थोड़ा एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट उससे भी रहेगा। I still don't buy your argument of watering in evening or night and when plants sleep. Sir, again I am requesting you, you are free, I am not here to argue with you, I am so sorry. आपके अगर कुछ अलग अनुभव हो तो आप ज़रूर साझा कीजिएगा और मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे वो 1-on-1 भेज सकते हैं, ग्रुप में इस तरह से आर्गुमेंट ना करें, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। और आपका नाम एक बार ज़रूर बताएं। रीना भारद्वाज, I have been a reasonably good gardener who understands the needs of her plants, but I have failed miserably in growing and protecting my succulents. Is it because of the excess water or wrong water technique? रीना जी, एक काम करते हैं, कैक्टस सक्यूलेंट्स की वैसे मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, कैक्टस सक्यूलेंट्स काफ़ी सारे मेरे पास में हैं, फिर भी एक छोटा सा कोई मैं सक्यूलेंट्स का एपिसोड करती हूँ, मैं देखती हूँ उसको, मैं जो मैं करती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है।
और बहुत लोगों को सक्यूलेंट्स में दिक्कत होती है, और वो दिक्कत ये है कि सक्यूलेंट्स जो हमारे पास में आते हैं वो या तो पुणे से आते हैं, बेंगलोर से आते हैं, या उत्तराखंड से आते हैं, और जब वो हमारे पास आते हैं तो वो बहुत ही अलग बिहेव करने लगते हैं। तो एक सक्यूलेंट्स का मेरे ख्याल से मैं टॉपिक लूँगी, और आपको ये सारे पॉइंट्स जो है, सो हम वाटरिंग में सक्यूलेंट्स नहीं लेते हैं, बिकॉज सक्यूलेंट्स एंड कैक्टाई रियली डू नॉट नीड वाटर, वट एवर दे नीड वाटर इज इन अ कंप्लीट डिफरेंट फॉर्म। ओके हितेश जी, सो शुड द वाटर बी गिवन ऑन द मल्च और अंडर द मल्च? हितेश जी, आई थिंक आई आंसर्ड। मधु राजपूत, हेलो मैम, मेरे यहाँ बोरिंग का पानी है, क्या वो प्लांट्स के लिए सही है? मधु जी, अगर आप वो बोरिंग का पानी पी रही है, पी सकती है, तो वो पानी आपके प्लांट्स के लिए सही है। अगर वो बोरिंग का पानी बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करने के बाद आपको पीना पड़ रहा है, सो वो बोरिंग का पानी डायरेक्ट आप ना यूज़ करें। जो पानी आप पी रही है वो पानी आप अपने पौधों में दे दें। नेस्लिंग्स प्ले स्कूल, फिर से रिक्वेस्ट करूंगी आप अपना नाम लिखें, और आप इस ऐसे आईडीज़ के साथ में मेरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो बेहतर होगा। व्हेन द सॉइल इज़ वेरी हार्ड इन आवर पॉट्स, व्हाट शुड वी डू? ट्राई टू चेंज द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल? नो, चेंज द सॉइल, make a good soil and fill up your pots again. Reena Bharadwaj, ma'am, you were explaining where to water before the internet failure. Oh, was it? Okay, so where to water? In the feeder zone. मैं उदाहरण दे रही थी शायद ट्री के कैनोपी पे ऊपर से बारिश गिरने के बाद जहाँ पर ज़मीन में पानी की लाइन उसकी गिरती है, वहाँ से लेके 1 फुट अंदर तक आप पौधे को चाहे पानी दे रहे हैं, चाहे लिक्विड मैन्योर्स दे रहे हैं, या चाहे आप खाद दे रहे हैं, ये उसी जोन में देना होता है। फीडिंग जो होता है, फीडिंग एंड वाटरिंग, ये फीडर रूट्स के जोन में होता है। Ritika Dubey, my mother keeps saying that never use गोबर की खाद before rains. When this खाद comes in contact with water, it stinks. Is that the matter of concern? रितिका जी, जब तक गोबर की खाद बहुत अच्छी सड़ी हुई ब्राउन कलर की भुरभुरी, जिसके गोले तोड़ने के बाद आपको कोई भी ग्रीन कलर नहीं दिख रहा हो, ऐसी जब तक गोबर की खाद आपको मिले नहीं, वैसे भी आपको वो गोबर की खाद पौधों में या गमलों में या इवन ज़मीन पे कभी भी नहीं यूज़ करनी चाहिए। लीव अपार्ट द मानसून। मगर अगर आप बहुत अच्छी खाद यूज़ करते हैं, डजेंट मैटर मानसून है या समर है या विंटर है। निधि त्रिपाठी, मैम हमारे यहाँ खारा पानी आता है और सौमार सीवर का आता है, क्या करें? सीवर का पानी आता है, वो नमक वाला है, क्या हम रोका डाल सकते हैं? हम दिल्ली में रहते हैं। निधि जी, मैं आपका शायद ठीक से सवाल पढ़ नहीं पा रही हूँ, मगर अगर आपके पास सीवर का पानी आता है तो वो सीवर का पानी बिना ट्रीटमेंट के आप कहीं भी आपके घर के आसपास नहीं यूज़ करेंगे। और बाकी उसमें क्या डालना है, कोई उसका सवाल ही नहीं है, आप उसको कुछ भी डालें, आप उसको सीवर का पानी बिना ट्रीटमेंट के यूज़ नहीं करेंगे। IV912, रिक्वेस्ट करती हूँ आप अपना नाम लिखें, ऐसे आईडी से प्लीज़ इंटरेक्ट ना करें। हेलो मैम, लव योर टॉक्स एंड द वे यू गिव नॉलेज, मस्ट रेस्पेक्ट यू, थैंक यू सो मच, बट आई वुड बी हैप्पी टू नो योर नेम रादर दैन योर सच स्क्रिप्टेड आईडीज। निधि त्रिपाठी, मैम नीला ठोठा का इस्तेमाल हम क्या कर सकते हैं पौधों में? मैं समझी नहीं निधि जी, ये जो भी शब्द आपने लिखा है या तो उसको हिंदी में या तो उसको और किसी मतलब एक कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं वो लिख के भेजें। कविता मेहता, मैम 5-6 सवाल है मेरे ख्याल से। अमृत जल बनाते हुए क्या ड्राई काऊ डंग डाल सकते हैं? क्या फ्रेश नहीं मिले तो? नहीं जी, जो बनेगा उसको अमृत जल नहीं कहेंगे हम उसको, आप उसको कुछ भी एक लिक्विड मैन्योर कह सकते हैं, गोबर से बना हुआ, मगर उपलों से ड्राई काऊ डंग से बना हुआ, ड्राई डंग से बना हुआ जल को अमृत जल नहीं कहेंगे। आप बना सकते हैं लिक्विड मैन्योर, आप उपलों से बना सकते हैं, बट दैट्स अ लिक्विड मैन्योर, दैट्स नॉट अमृत जल। रितु मुल्हन, निधि त्रिपाठी, मैम पौधों की पत्तियों को ग्रीन कैसे करें? पौधों की पत्तियां ग्रीन ही होती है निधि जी, मैं आपका सवाल समझी नहीं। रितु मल्हान, माय हिबिस्कस गॉट वाइट वर्म्स एंड इट्स ड्राइंग नाउ, व्हाट शुड आई डू? प्रून द प्लांट, हार्ड प्रूनिंग। जहाँ पर भी वो वर्म्स और जो भी आपको दिख रहा है उसके कम से कम 2 इंच नीचे तक सारी टहनियाँ आप काट दीजिएगा। मॉनसून से पहले बहुत अच्छा सा उसको गोबर खाद और कंपोस्ट दे दीजिएगा और आपका पौधा रिवाइव हो जाएगा।
समीर लाड, मैडम कंपोस्टिंग में नीम लीफ डाल सकते हैं? एवरीथिंग दैट वाज वंस अलाइव यू कैन पुट इट इन कंपोस्टिंग। सरिता अग्रवाल, कैन वी यूज कंपोस्ट लीचेट एज लिक्विड फर्टिलाइजर? यस, मैंने शायद मेरे कई सारे कंपोस्ट के वीडियोस में लिखा हुआ है और आपको वहाँ से ज़्यादा डिटेल में उत्तर मिल जाएगा। सौरभ पंचोलिया, इन हाउ मेनी डेज टू गिव वाटर इन जेड प्लांट? एज आई सेड, एवरी प्लांट आप अपनी उंगली डाल के देखें, उसके रूट जोन में अगर मॉइस्चर है तो पानी नहीं देना है, अगर नहीं है तो देना है। मगर जेड प्लांट जो है वो सक्यूलेंट की कैटेगरी में आता है, उसको बहुत ज़्यादा पानी वैसे भी नहीं चाहिए। तो सक्यूलेंट में आप इस सीज़न में भी 15 दिन में भी एक बार अगर पानी देंगे तो चलेगा। फिर भी आपको यू शुड बी ऑब्जर्वेंट। आपके जेड पौधे की स्टेम अगर बिल्कुल ऐसी क्या बोलते हैं रिड्यूस होके श्रिंक हो रही है तो माने उसको पानी कम पड़ रहा है। इसलिए वो देखते रहिएगा, सॉइल का मॉइस्चर चेक करते रहिएगा और उस हिसाब से आप पानी देंगे उसको। लास्ट 2 सवाल है। अर्पिता पंचोलिया, मैम एज मानसून सीजन इज कमिंग कैन यू प्लीज प्लान वीडियो अबाउट रीपॉटिंग? माई मोस्ट ऑफ द प्लांट नीड्स रीपॉटिंग आई थिंक। थैंक यू फॉर द सजेशन अर्पिता। ये बहुत सारा डेमोन्स्ट्रेशन के साथ में वीडियो होगा, सो लाइव नहीं हो पाएगा, मगर मैं कोशिश करूँगी मानसून के साथ साथ में सीजन स्पेसिफिक में लेकर चलूँगी। रश्मि मोरे, हेलो मैम, आई एम रश्मि मोरे फ्रॉम नासिक। आई एम ट्राइंग टू ग्रो मेथी एंड पालक बट इट डिडंट ग्रो अबाउट 3 इंच। रश्मि, नासिक से अगर वहाँ पे अभी गर्मियाँ चल रही है, मेथी और क्या लिखा आपने, पालक, ये दोनों भी गर्मियों की वेजिटेबल्स हैं नहीं। सो इसलिए गर्मियों में दोनों नहीं ग्रो होगा, आप छोड़ दीजिएगा। आप वो सीधे अभी आप अगस्त सितंबर जब मानसून ख़त्म होने लगेंगे तब ग्रो कीजिएगा। फिर भी अगर आप धनिया गमले में ग्रो कर रही है तो थोड़ा उसको अगर आप सेमी शेड में रखेंगी तो आपको थोड़ा बहुत धनिया मिलता जाएगा। और जैसे धनिया का बीज आपने कहाँ से लिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप घर के बीज निकाल के डाल रही होंगी, सो मेरे वीडियोस देख लीजिएगा, मैंने काफ़ी सारा घर के बीज और मतलब जो मसालों वाले बीज होते हैं वो, और आपको पौधा ग्रो करने के लिए जो बीज होते हैं उसमें क्या फ़र्क है, ये मैंने कई बार बताया है। सो आई थिंक दैट्स इट। आज के लिए ये आखिरी सवाल था। बने रहने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। सो अगली बार हम मिलेंगे शुक्रवार को, विच इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और उस दिन क्या टॉपिक होगा, थोड़ा कुछ एक इंक्लूसिव टॉपिक जो दोनों तीनों चीज़ों का कल्मिनेशन लेकर हमको वर्ल्ड एनवायरनमेंट ये होगा, क्या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का सेलिब्रेशन होगा, उसके लिए मैं आपको डालूंगी। और इसके अलावा भी हमने एक एनरिच सॉइल एंड सोल नाम का एक टेलीग्राम ग्रुप हम शुरू कर रहे हैं, उसकी लिंक मैं यूट्यूब पे डाल दूंगी। जो भी मुझसे व्हाट्सएप जैसे किसी माध्यम पे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं, वो हमको इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर ले लिंक के थ्रू। और उसके बाद में हम फिर जब ग्रुप बनाएंगे इवेंचुअली कुछ दिनों के बाद में, चैनल में काफ़ी सारी नंबर आने के बाद में, तो हम आपको उस ग्रुप में जोड़ सकते हैं। मगर एक हाथ जोड़ के सबसे विनती है, आप अपने ट्रू आइडेंटिटी के साथ मुझे ज्वाइन करें, अपना सही नाम और शहर का नाम। ये जो आपकी दूसरी आइडेंटिटीज़ हैं, दूसरे कुछ आपके निकनेम्स होते हैं, मैं प्रार्थना करूंगी कि ऐसे निकनेम्स के साथ में आप मेरे चैनल पे ना ज्वाइन करें और ना ही आप सवाल पूछें, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाती है। मुझे एक मुश्किल हो जाती है आपसे इंटरेक्ट करने के लिए। आपका सवाल आप कहाँ से पूछ रहे हैं, ये सारा थोड़ी अड़चन आती है। आशा है कि आप समझते होंगे। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत लंबा एपिसोड रहा। आज के टेक्निकल स्नैक के लिए भी मैं आप सबसे बिल्कुल तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। और फिर मिलते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून आने वाले शुक्रवार को। देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद एंड हैव अ वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच।